चले तो यूएस मार्केट्स को तो हमने एक ब्रीफली टच बेस किया, लेकिन पहले चार बड़े ट्रिगर्स देख लेते हैं। ग्लोबली किस तरह के संकेत आ रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट में आज किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फरवरी की सीरीज आज खत्म हो रही है, तो डाउ से आपको यूएस मार्केट से आपको मिक्स व्यूज है। डाउ नीचे था लेकिन नैस्डैक रिबाउंड हुआ और अभी आप फिलहाल जो देख रहे हैं एसजेएक्स निफ्टी आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट दे रहा है, 50 अंक ऊपर दिखा रहा है। पर देखते हैं एसजेएक्स निफ्टी की इतनी रेलेवेंस दिखती नहीं है आजकल। दूसरा बड़ा जो क्यों रहा वो ये रहा क्योंकि वहाँ फेड की भी मिनट्स थे और आरबीआई के एमपीसी के भी मिनट्स थे। दोनों से जो आपको एक व्यू मिला है वो ये कि इन्फ्लेशन को लेकर जो ब्याज दर बढ़ने का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। फेड का भी वहाँ सख्त रुख था और यहाँ आरबीआई का थोड़ा सा मिक्स स्टांस कह सकते हैं। जो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स होंगी उन्हें ट्रैक करना भी जरूरी है। आज जी एंटरटेनमेंट को लेकर देखना होगा कि कैसे यहाँ पर ट्रेड की स्ट्रैटेजी बनाए। इंसॉल्वेंसी के लेकर एनसीएलटी की मंजूरी मिल गई है, ये ट्रेड भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। और साथ ही टाटा मोटर्स पर जो खबर आ रही है कि ईवी कारोबार के लिए कई फंड्स रेस में हैं, तो लगातार जो अभी हम देख भी रहे हैं, चाहे वो ऑटो स्पेस में, कमर्शियल व्हीकल में टीवीएस मोटर हो, अब टाटा मोटर्स हो, तो ये जो बड़े बड़े फंड्स के अनाउंसमेंट की खबरें आ रही हैं और लगातार ऑटो पैक अच्छा चल भी रहा है, तो क्या टाटा मोटर्स को फर्दर तेजी मिलेगी? और ये स्ट्रॉन्ग भी रहा है, काउंटर वीक नहीं हो रहा है पिछले आप 1.5-2 महीने से देखेंगे। तो ये सारे बड़े ट्रिगर्स रहेंगे और इस बीच चलिए एक एक करके ट्रिगर को समझते हैं। पहले यूएस मार्केट्स की बात करते हैं। मॉर्निंग अजय, मिक्स क्यूज थे कल, लग रहा था जैसे थोड़े से रिकवर हुआ है, रीबाउंड भी आया। हालांकि फेड के मिनट से पहले बाजार, आप कल भी जैसे कह रहे थे कि रिएक्शन तो दे ही चुका था बाजार, परसों ही दे चुका था। हाँ, परसों ही दे चुका। तो कल तो सिर्फ एक आई थिंक उसी लेवल्स पर उन्हीं को रीबाउंड देखा हमने बस। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक और बात अपने व्यूअर्स को बताऊंगा, और हम यहाँ पे सब एक साथ सीख रहे हैं। हम कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं है ग्लोबल मार्केट्स के, लेकिन आप सबके साथ पढ़ के चर्चा करके बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को यहाँ लाके हम सब एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं। और पैसा बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना सीखना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात एक ये है, कई बार आप यूएस मार्केट्स को देख के ये मत सोचिए कि यूएस मार्केट में रिएक्शन नहीं हुआ। इतनी बड़ी कमेंट्री आई यूएस मार्केट में रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन हुआ है पहले हो गया, लेकिन बॉन्ड यील्ड में और करेंसी में हुआ है। हाँ। सिर्फ यूएस मार्केट में रिएक्शन सोच के कि स्टॉक मार्केट रिएक्ट नहीं किया या ज्यादा हॉकिश नहीं है, ये उचित नहीं है। पूरी तस्वीर मनी मार्केट में रिएक्शन के बाद बनती है, जो इक्विटी से कहीं बड़ी है, और वो जो है कई बार आगे आने वाली चीजों का आपको आगाह कर देती है। लेके आइए, आप बॉन्ड यील्ड लेके आइए यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो ऑलरेडी 3.9% पे चली गई है और ये धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है क्योंकि ये रिस्क एवर्जन का बढ़ा हुआ रूप दर्शाती है। यूएस मार्केट हो सकता है 2-3 दिन रिएक्ट ना करे, फिर एक साथ 700-800 पॉइंट, 1000 पॉइंट आपको डाउ दे देगा। तो वो जो उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं वो आपको यूएस बॉन्ड यील्ड दिखाती है। 10 ईयर और 2 ईयर दोनों को आप ठीक से देखें और दोनों बढ़ी हुई है। ये देखिए 3.9% क्रॉस करती हुई आपको यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नजर आ रही है। आप देखिए कैसे बॉटम हुई है वो 3.38 से रैली करके 3.9। ये जो मोमेंटम गेन किया है ये 4% में रुकेगा नहीं, ये 4.5 भी जा सकता है, हु नोज वो 5 भी जा सकता है। तो ये जो एक यूएस बॉन्ड यील्ड का जो डायरेक्शन घूम गया है ये ग्लोबल इक्विटी एज एसेट क्लास के लिए सही नहीं है। तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। डॉलर इंडेक्स को देखिए आप, डॉलर इंडेक्स जो एक टाइम पे 102 के आसपास आ गया था वो वापस 104 चला गया है। तो कहीं ना कहीं रिस्क एवर्जन और ये जो एलिवेटेड डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ है, बॉन्ड यील्ड बढ़ा हुआ है, ये भी आपको बता रहा है कि जो फेड की कमेंट्री, डायरेक्टर साहब ये तो परसों के अहम ट्रिगर हैं। आप ये लगाइए इस समय कि फेड ने क्या कहा, फेड के डिफरेंट पार्ट्स ने क्या कहा एग्जैक्टली, जिसकी वजह से ये डॉलर इंडेक्स में रैली आई है, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड में रैली आई है। और ये सख्त रुख जो आया कि देखिए साहब, फेड की एक जिस्ट है, कल की जो कमेंट्री आई है कि महंगाई अभी भी हमारे कंफर्ट जोन से ऊपर है और हम रेट बढ़ाने के पक्ष में हैं। हम रेट बढ़ाते रहेंगे जब तक डेटा कन्विंसिंगली नीचे नहीं हो जाएगा। हालांकि कुछ फेड के मेंबर्स हैं जो आए दिन ये बात बोलते रहते हैं कि रिसेशन क्रिएट ना कर दें, हम फ्रंट लोड बहुत कर रहे हैं, लेकिन इस बार ये बात तो समझ में आ रही है कि फेड बहुत क्लियर है कि वो रेट हाइक रुकेंगे नहीं। बाजार ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट अब मानने लगा है, हो सकता है 25 आए, हो सकता है एक रिलीफ रैली आए, लेकिन
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती चली जा रही है और वो थम नहीं रही है। तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग बात इस समय नहीं है। तो यानी अगर रेट हाइक 25 बेसिस हो या 50 बेसिस हो, जिसको एडजस्टमेंट जो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बाजार कर रहा है, ये वाले चीज़ तो हर्ट कर रही है इकोनॉमी को। आप रेट हाइक देख रहे हैं और लगातार इस चीज़ से आप कहीं ना कहीं स्लो डाउन देख रहे हैं, गाइडेंस में अब कहीं ना कहीं कटौती हो रही है, तो वो चीज़ें तो एक बड़ी अपेरेंटली। अब डोमेस्टिक मार्केट्स को भी अगर हम यहाँ डिस्कस करें अजय, क्योंकि कल जिस तरह का हमने सेल ऑफ देखा 17,500 के भी नीचे, 17,500 के पास, बस अब 17,500 को ही आपने बचाया और तो कुछ रह नहीं गया। जो इमीडिएट आपको नीचे की रेंज दिख रही थी, कोई भी बड़ा सपोर्ट, और हैवी वेट्स ने वीक किया, रिलायंस हो, HDFC बैंक हो, सारे सेक्टर्स जो थे वो वीक कर रहे थे। अब ये SGX निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है एक रिलीफ सा तो दिख रहा है, लेकिन लेट्स सी SGX निफ्टी भी बहुत बार क्लियर पिक्चर दे नहीं पाता है। देखिए ऐसा है कि कल जो बाजार में हुआ वो स्क्रीन को आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टर साहब, आप सबसे पहले निफ्टी का चार्ट लेके आइए, बैंक निफ्टी का चार्ट लेके आइए। हम जो हैं 18,200 से पलट के आए हैं। अगर आप देखें निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट हम 18,200 पे चले गए थे और बहुत सारे लोगों ने ऑलमोस्ट ये बॉटम बन चुका है वगैरह वगैरह, ये बातें आने लगी थी। लेकिन हुआ क्या, वहां से हम पलट गए, हम 17,500 400 और ऑलमोस्ट गिवन है कि ये शायद हम 17,500 होल्ड नहीं करेंगे जिस हिसाब से चीजें बन रही। तो सेल ऑन रैली, तो सबसे पहले तो आप रैलीज के ऊपर अपनी प्रॉफिटेबल पोजीशन काटना ना भूलें। एट द सेम टाइम, क्योंकि अभी आपकी शॉर्ट पोजीशन बहुत प्रॉफिट में है, 4 दिन से बाजार गिर रहा है, आप शॉर्ट हैं तो आप प्रॉफिट में, कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेते रहिए क्योंकि आप टेक्निकली बहुत ज्यादा गिर गए। ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी अपनी नीचे वाली रेंज को खोल दिया कल। और मैं आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा लंबा चार्ट देखें बैंक निफ्टी का, 37,000 से बैंक निफ्टी रैली किया था। 37 वाला 44 हाफ गया, 44 हाफ वाला पलट के आया है वापस 39 समथिंग पे आ गया। ये देखिए, ये है चार्ट। तो काफी ज्यादा शॉर्ट इन द सिस्टम भी है। अब वो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी कल आएगी कह नहीं सकते, लेकिन आप अपनी प्रॉफिटेबल पोजीशन काटते रहिए क्योंकि आप यू शुड नॉट बी द फर्स्ट वन। आप पहले नहीं होने चाहिए, नहीं तो भगदड़ मच जाएगी, फिर आप निकल नहीं पाएंगे। तो प्रॉफिट लेते रहिए, ये तो शॉर्ट वाला ट्रेड है। बट कल बियॉन्ड बैंक निफ्टी बहुत सारी चीजें हुई हैं और वो मैं आपको बता दूं। आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रियंका की से निफ्टी 500 जो है NSE 500 स्टॉक्स, उसमें कितने स्टॉक्स 200 DMA के नीचे होंगे? आई थिंक 40% से ज्यादा है, 55% स्टॉक्स। डायरेक्टर साहब वो डेटा लेके आइए ये बताने के लिए कि आप इंडेक्स तो अब गिरना शुरू हुई है, लेकिन जो भारत का जो स्टॉक मार्केट का जो बड़ा हिस्सा है, जो रिटेल मिड कैप स्मॉल कैप लेके बैठता है, वहां तो एक बहुत जबरदस्त बेयर मार्केट ऑलरेडी चल रहा है जो गहरा रहा है। निफ्टी मिड कैप में करीब आधे 50% स्टॉक्स 200 DMA के नीचे हैं। स्मॉल कैप में 60% स्टॉक्स 200 DMA के नीचे हैं। निफ्टी 500 55% स्टॉक। तो ये बेयर मार्केट गिरते ही चला जा रहा है। और ऑफ कोर्स अब तो खैर इंडेक्स भी गिरना शुरू हो गए। अब आपको निफ्टी भी 1.25% दूर रह गया है अपने 200 DMA से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1.5 साल से स्मॉल और मिड कैप ऑलरेडी गिर रहे थे, तो बॉटम भी वहीं बनेगा पहले। जी हाँ, मैं अभी कॉशियस हूं बाजार पे डेटा देखते हुए, बट ये भी मैं कहना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि बॉटम मिड कैप स्मॉल कैप पहले बनाएंगे, इंडेक्स बाद में, क्योंकि वो गिरना पहले शुरू हो गए थे। और 60% स्मॉल कैप इंडेक्स 200 DMA में। तो अगर 3-4 महीने जारी रहता है, जितने भी टाइम जारी रहता है, वैल्यू वहां पहले इमर्ज करेगी, उसके बाद लार्ज कैप, क्योंकि लार्ज कैप गिरे नहीं थे उस कंपैरिजन में देखिए इंडेक्स गिरा ही कहाँ है। अब हम आपको 4-5 चिंताएं दिखा दें जिसकी वजह से बाजार गिर रहा है। 5 बड़े फैक्टर जिसकी वजह से बाजार में कल का जो कैपिटुलेशन आया है, वो हमने कल दोपहर में भी आपको, कल शाम को स्पेशल ग्राफिक दिखाए थे 5 फैक्टर, वो हम एक बार दिखा देते हैं। उसके बाद अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बात करेंगे कि US मार्केट में चल रहा है उसका एनालिसिस क्या है कि यार कितना ज़्यादा और ये गहराता हुआ नजर आता है। अनुराग सिंह का कोई खबर है डायरेक्टर साहब? वो नहीं है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेके आइए वो 5 फैक्टर्स जिसकी वजह से बाजार इस समय भयंकर तरीके से ग्रिप में आ गया है। पहली बात तो कल अमेरिका और रशिया के बीच में जियोपॉलिटिकल मामला थोड़ा वर्सन होता हुआ नजर आया। फेड और RBI की दरों में तेज बढ़ोतरी की आशंका बनी हुई है। आपने RBI की MPC मिनट्स भी देखे, आपने फेड की कमेंट्री भी देखी। दूसरी बात ये आ रही है कि क्लाइमेट थोड़ा ठीक नहीं है। एक तो गर्मी ज्यादा हो रही है और कम बारिश की आशंका, वो भी बाजार को डरा रही है कि कहीं फूड इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ा हुआ ज्यादा समय तक ना रह जाए। अगर वो रह गया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़े या एलिवेटेड भी रहे तो भी
स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन कंपेलिंग नहीं हो पाएंगे। तो ये एक हमने एक सारे फैक्टर्स आपके लिए बताए हैं, और ये फैक्टर्स कुछ चल रहे हैं आपके स्क्रीन पे कि अभी रिटेल निवेशकों को पैनिक नहीं करना चाहिए, लंबी अवधि के लिए लगाएं, एसआईपी अपनी जारी रखें, और इंट्राडे ट्रेडिंग और बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखें, और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि बाजार एक अच्छी बेयर ग्रिप में है। अनुराग सिंह हमारे साथ लौट चुके हैं, आ गए हैं वो ईटी नाउ से, ईटी नाउ स्वदेश पे, और अब हम बात करेंगे यूएस मार्केट के हाल की। गुड मॉर्निंग अनुराग, ये जो फेड मिनट्स आए, कुछ लोग ने कहा कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा कोई रिएक्शन नहीं आया, ये पुरानी बात ही रिपीट कर रहे हैं, लग रहा है कि जब तक डेटा कन्विंसिंग नहीं हो जाएगा रेट बढ़े रहेंगे और रेट हाइक जारी रहेंगे। लेकिन बॉन्ड मार्केट में यूएस 10 ईयर, यूएस 2 ईयर, इवन डॉलर इंडेक्स तो बड़ा मजबूत हो रही है, ये क्या रीड कर रही है आपके हिसाब से? सो अजय, बॉन्ड मार्केट ने तो जल्दी रीड कर लिया था, एंड आई थिंक इक्विटी मार्केट को ही कैचअप करने में थोड़ा समय लगा। आई थिंक वो पिछले 2-3 दिनों में कर रहा है। आई थिंक पिछली हमारी जो बात हुई थी उस समय यही था कि आई थिंक मार्केट वाज स्टिल इन लाइक 4100 रेंज और समथिंग, कि अब यहाँ से शायद ऊपर जाएगा कि कहीं, बट आई थिंक मेरा व्यू यही था कि अब इसको वापस आना है और वो सफर तय करना है नीचे का। तो अजय देखिए, एफओएमसी मिनट्स में तो कुछ आया नहीं, और अल्टीमेटली आएगा भी नहीं, क्योंकि अच्छा अब देखिए, पिछला जब उन्होंने मिनट्स दिए उसके बाद से वो जॉल्ट्स रिपोर्ट आ गई जिसमें वो 517 के जॉब्स ऐड हो गए हैं जनवरी में। वो अभी तक दुनिया समझने की कोशिश करी कि वो कहाँ से आए जॉब्स, कहाँ से आए तो ठीक है, बट यू नो हाउ ये जगलरी हुई कैसे जब 200 एक्सपेक्ट किए जा रहे थे 200 के। रिटेल सेल्स डेटा आ गया है, 3% बढ़ गया है सेल्स, जबकि पिछले 2 साल में 22% की ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी थी। एट द बैक ऑफ दैट 3% और बढ़ गया है। उसके बाद हॉट सीपीआई नंबर आया है और पीपीआई 0.7% बढ़ा है मंथ ऑन मंथ। तो टोटल मिला के और हाउसिंग मार्केट में एक्टिविटी ऑन द ग्राउंड, अजय आई कैन टेल यू कि वो हीटअप हो गई है। और तो आई थिंक वाइल हम डेटा को एक लैग से देखते हैं अजय, थोड़ा ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ ऑन द ग्राउंड भी रखनी पड़ेगी। एक छोटा 2 एग्जांपल दूं अगर आप कहें तो इसमें, क्योंकि बाकी चर्चा तो हम हमेशा करते हैं। तो देखिए 2 रिजल्ट्स आए, वॉलमार्ट का और होम डिपो का। होम डिपो के रिजल्ट्स में, और पिछले 4 क्वार्टर से मैं ये सुन रहा हूं, अब उनके ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, हाँ वो डाउन हो गए 6% से, लेकिन उनका टिकट साइज बढ़ गया 6% से, विच मीन्स व्हाट, कि वो उन्होंने 6% के प्राइसेस बढ़ा दिए, ट्रांजैक्शंस कम हो रहे हैं और रेवेन्यू जस्ट बेयरली उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और ये पिछले 3-4 क्वार्टर से ये स्टोरी चल रही है, और ये अजय ये थमती नहीं दिख रही है। वॉलमार्ट के रिजल्ट्स देखें, 7% की ग्रोथ की है उन्होंने रेवेन्यू में, बट उससे ज्यादा तो उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। आई कैन टेल यू, वो नहीं बता रहे हैं, बट आई एम ऑब्जर्विंग दीज प्राइसेस, और उससे ज्यादा तो उन्होंने प्राइस हाइक लिया है। तो अल्टीमेटली आई थिंक हम लोग स्पाइरल में आ जाए कि कंपनीज अपना टॉप लाइन मैनेज कर रही हैं बाय रेजिंग प्राइसेस, और उसके बाद वेजेस भी एम्प्लॉइज को पास ऑन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो लूप है ना, ये ब्रेक नहीं हो रहा है कहीं पे। और आई थिंक इसमें एक्सटर्नल ट्रिगर चाहिए विच विल ओनली कम फ्रॉम फेडरल रिजर्व, और उनको भी तभी डेटा जब लैग से आता है तो वो भी उसको देख के रिएक्ट ही कर सकते हैं। बट अगर ग्राउंड पे उनकी पकड़ हो तो वो भी अब ये पाएंगे कि जनवरी में और एक्टिविटी हीटअप हो गई है अजय। तो आई थिंक 50 बेसिस पॉइंट आई वुड हैव सपोर्टेड, बट अब तो चलो 25 पकड़ लिया उन्होंने, तो शायद उस पर चलें, बट ये अभी थम नहीं रहा है अजय। बी वेरी श्योर, इन्फ्लेशन इज वेरी मच देयर, और उसमें मुझे उसमें कोई स्लो डाउन होता दिख नहीं रहा है। रादर अभी बीच में मार्केट चला था तो मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल आउटसाइड में रह गए थे कि यार ये कौन सा लाइन पकड़ ली है। अब थैंकफुली अब वापस आ गए हैं लोग। मॉर्निंग अनुराग, चिंता तो दिख रही है। अब ऐसे में एक और बात मॉर्गन स्टैनली की भी याद आ जाती है, जो उन्होंने प्रिडिक्ट की थी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में यूएस मार्केट्स स्पेशली एस&पी पर वो 26% तक का यहाँ से पॉसिबल डाउनसाइड देख रहे थे। अब यहाँ से कितना और डाउनसाइड लगता है, क्या अभी यहाँ पर असेस करना एक पॉसिबल है? करेक्ट, हाँ। तो प्रियंका बहुत अच्छा आपने देखिए, माइक विल्सन उनके एनालिस्ट हैं, और आई थिंक इफ आई एंड देयर आर 2-3 एनालिस्ट हैं जिनसे वो जब बात करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात पूरी कर दी उन्होंने, और या फिर इट्स काइंड ऑफ आई टेक इट लाइक यार वही बात तो उनसे माइंड मैच करता है थोड़ा। आई थिंक उनका कंसिस्टेंटली व्यू ये रहा है कि ये 3000 को हम टच कर सकते हैं, 3200 टच कर सकते हैं। आई थिंक मेरा सेंस भी वही कहता है कि ये खत्म नहीं हुआ है। और देखिए इस पे क्लियर एस्टिमेट है, अगर आप S&P की अर्निंग्स लगाएं FY24 के लिए 220, 210 डिपेंड्स ऑन एस्टिमेट, किस एनालिस्ट से बात करते हैं, और उस पर 15x का मल्टीपल लगाएं तो वो आपको 3000-3200 के रेंज पे ले जाता है।
और कहीं पे आई थिंक वो कंसिस्टेंटली ये भी होल्ड कर रहे हैं कि ये ऐसे थमेगा नहीं। हालांकि अदर्स जेपी मॉर्गन एंड बैंक ऑफ अमेरिका ये वेरी कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली प्रियंका मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कि ये एनालिस्ट के व्यूज आते रहते हैं, बट आई थिंक मैंने जो सीखा है प्रियंका वो ये सीखा है कि आप खुद डेटा को देखें। हर कोई डेटा का सब्सिडेंट है, इंक्लूडिंग फेडरल रिजर्व, राइट? और एज लॉन्ग एज उनका रिजॉल्व पक्का है, जो कि अब चेयर पावल है, तो मैं कह सकता हूं उनका रिजॉल्व पक्का है, तो फिर डेटा मैं खुद देख सकता हूं। और आई कैन टेल यू कि इन्फ्लेशन तो उन्होंने थोड़ा ढिलाई छोड़ दी है, मुझे ऐसा लगा है। तो इन दैट सेंस आई थिंक आई एक्सपेक्ट, देखिए ओके, आई थिंक जस्ट टू टॉक ऑफ द मार्केट रेंज जो आपने पूछा, मेरा रेंज वही है बरकरार जहां पे 3500 आता है। आई थिंक एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, डिपेंड्स ऑन के एनवायरनमेंट ज्यादा चेंज नहीं हुआ तो फिर वो 3500 से ऊपर बढ़ चलता है फिर से। लेकिन इस बार अगर 3500 टच हो एंड एनवायरनमेंट कैसा होगा उसके लिहाज पे उस पर डिपेंड करता है कि वो वापस 3000 टच करेगा कि नहीं। तो वो सारा सरप्राइज है। एक और बात है प्रियंका, फाइनली ये कंसेंसस से नहीं आएगा रिसेशन कभी भी, और ये पूरा जो कंसेंसस बना के हम बैठे थे ना कि ये फर्स्ट हाफ में आ जाएगा और उसके बाद फिर सेकेंड हाफ बहुत अच्छा जाएगा, एग्जैक्टली उसका विपरीत होता दिख रहा है। सो यानी यहाँ से भी 10-12% नीचे की तरफ S&P। ठीक है अनुराग, शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमें एनालिसिस शेयर करने के लिए। तो दिक्कत तो दिख रही है यूएस मार्केट्स में, और फर्दर एक डाउनसाइड के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अनुराग भी जिस तरह से बात कर रहे हैं 8-10% का यहाँ से फॉल वो भी देख रहे हैं S&P में, जब तक 3500 तक के लेवल नहीं आ जाते। तो अभी तो हम दूर है वहाँ से, ठीक है। लेकिन इस बीच घरेलू मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में भी कुछ डेवलपमेंट हुई। अगर वहाँ फेड के मिनट्स आए थे तो यहाँ आरबीआई के एमपीसी के भी कुछ मिनट्स जारी हुए और उसमें भी कई सारी बातें निकल कर आई। हालांकि एक मिक्स व्यू जरूर रहा। बात ये भाई आरबीआई गवर्नर ने ये कहा कि 2 बातों के आधार पर दरों में वो बढ़ोतरी करने की रफ्तार को कम करेंगे। अब ये 2 बातें कौन सी होंगी? पहली बात कि दरों में पिछली बढ़ोतरी का असर देखना होगा, यानी आप जो कदम ले रहे हैं इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए, रेट हाइक कर रहे हैं, उसका असर दिखना चाहिए, महंगाई में कमी आनी चाहिए। और दूसरी बात, दरों में बढ़ोतरी पर समय से पहले ब्रेक ना लगे। तो यानी वो भी अपने जो एंटिसिपेटेड टाइम है, जिस टाइम फ्रेम को लेकर चल रहे हैं, उस टाइम फ्रेम को वो मेंटेन करेंगे। अजय, रुख तो यहाँ पर भी वैसा ही है, यानी हमें भी तैयारी रहना चाहिए। देखिए आरबीआई गवर्नर साहब के अलावा आरबीआई गवर्नर साहब को तो बहुत सारी चीज़ें देख के कदम उठाने पड़ते हैं, काफ़ी बैलेंस्ड कमेंट्री है उनकी, डेटा लेड। लेकिन अगर आप राजीव रंजन की बात करें, आशिमा गोयल की बात करें, वहाँ पे थोड़ा सा मामला डिवाइडेड है। एक तरफ ये व्यू आ रहा है कि कहीं हम ग्रोथ को स्टॉल ना कर दें, फ्रंट लोडिंग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ना कर दें, और अपने जे.आर. वर्मा जी कह रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ग्रोथ को लेकर थोड़ी लापरवाही ऑलरेडी की है। तो हमारे हिसाब से यहाँ ग्रोथ यहाँ भी इश्यू है। इनफैक्ट एक अच्छी बात तो ये है कि आरबीआई गवर्नर थोड़ा ग्रोथ की तरफ टिल्ट करते हैं। हाँ। थोड़ा सा इन्फ्लेशन अगर छोड़ना भी पड़ा तो ग्रोथ को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तवज्जो ज्यादा देते हैं। लेकिन इस बार बहुत हद तक हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी यूएस से गाइडेड होगी और हमारे यहाँ भी ग्रोथ थोड़ी सोमबर आगे आने वाले क्वार्टर में होने वाली। इस क्वार्टर में ही ग्रोथ थोड़ी सी थमती हुई नजर आएगी। अब बहुत ज्यादा इस समय डिलेमा है कि अगर ग्रोथ को फोकस ना करें तो इन्फ्लेशन भागा जा रहा है और चांसेस ये हैं कि रुकेगा नहीं एटलीस्ट मीडियम टर्म में, और अगर उसको करने के लिए बहुत बड़े बड़े हाइक्स किए तो ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी। तो ये अभी हमें इस वजह से भी बाजार पे थोड़ा सा अनसर्टिनिटी है, कॉशन रहना चाहिए, छोटी पोजीशनों में ट्रेड करना चाहिए। छोटी पोजीशन में ट्रेड करना चाहिए। और ठीक है, तो छोटी पोजीशन तो बाजार एक्चुअली करवा भी रहा है इतने दिनों से जो चल रहा है। लेकिन अब आज स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ वैशाली पारिक हैं और प्रशांत सावंत हैं। आज समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड करना भी चाहिए या नहीं। मॉर्निंग वैशाली, प्रशांत। वैशाली, एसजीएक्स निफ्टी तो इस वक्त एक रिलीफ दे रहा है, आप देखें तो क्या लग रहा है आज एक बार के लिए चेस करना चाहिए? मौके मिलेंगे पुल बैक के, तेजी की ट्रेड ले सकते हैं या अभी भी आप कॉशियस रहेंगी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली ट्रेंड डाउन हो चुका है, सो आई विल वेट एंड वॉच। मे बी इंट्राडे के लिए हम देखेंगे, लाइक आई सेड लास्ट टाइम आल्सो, कि फर्स्ट 10-15 मिनट्स ऑब्जर्व करेंगे मार्केट की स्टेबिलिटी क्या है, बिकॉज बायस इज करेक्टिव, ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स आर इन ओवरसोल्ड, सो हो सकता है कि थोड़ा बाउंस आ सके, बट नॉट वेरी कन्विंसिंग। प्रशांत, ये बताइए, हमेशा शायद हम जरूरत से ज्यादा बुल्स के बारे में बात कर लेते हैं, सक्सेसफुल शॉर्ट ट्रेड्स भी तो हैं। इनफैक्ट इस सीरीज हम आपको दिखाते हैं, इस सीरीज करीब 3% इंडेक्स गया है। तो शॉर्ट तो हुआ है बाजार, और ट्रेंडिंग मार्केट था, साफ सुथरा। इनफैक्ट पिछली सीरीज में भी हमने देखा 2-2.5% की निफ्टी में
गिरावट आई है। तो दो बैक टू बैक कमजोर सीरीज में शॉर्ट में भी खूब पैसा कमाया है लोगों ने। जो शॉर्ट सीरीज, ये जो शॉर्ट ट्रेंड करके पैसा कमा रहे हैं, आप उनको इस लेवल से कवर करने के लिए कहेंगे या स्टॉप लॉस के साथ अभी भी शॉर्ट की तरफ रोल ओवर करने के लिए कहें? क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। ये देखिए कि चैनल जो है पूरा निफ्टी का नीचे की तरफ हो गया है। आप क्या कहेंगे उन्हें? जो सेल स्ट्रेटेजी हमने दी है, हमने बोला है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ रखें, बिकॉज कल जैसे हमने देखा नई स्टॉक्स में भी अप सेलिंग, जैसे कि जिंदाल स्टील एंड पावर एक सेल में आ गया है, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में भी सेलिंग है। सो वी आर मेंटेनिंग अ सेल स्ट्रेटेजी विद अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, बिकॉज हो सकता है निफ्टी दोबारा 17,480 जो मल्टीपल सपोर्ट है, थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है, बट आई वुड से दैट दिस टाइम इट इज क्वाइट अंडर थ्रेट, बिकॉज बैंक निफ्टी में भी काफी कमजोरी दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक देखिए या एचडीएफसी ट्विंस, ये सभी बैंक्स में सेलिंग प्रेशर है, तो आई थिंक सेलिंग विल कंटिन्यू। सो ऑफ कोर्स लाइक ऑलवेज ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस तो रखना ही है, तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ बेरिश व्यू कंटिन्यूज। आपके लिए था, लेकिन चलिए मोर द मेरियर, वैशाली का भी व्यू ले लिया। प्रशांत आप बताइए कैसे ट्रेड करें शॉर्ट ट्रेडर? मैं प्रॉफिटेबल शॉर्ट ट्रेड अभी भी होल्ड करता हूं, क्या करना चाहिए? जी अजय जी, डिम्पी चंद, प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग, वैशाली वेरी गुड मॉर्निंग, एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहली बात, पिछले जो 3 दिन थे वो पिछले 3 महीनों के मेरे लिए बहुत अच्छे दिन थे। वन डायरेक्शनल ट्रेड, बिना यानी आप किसी खुद उस प्रॉफिटेबल शॉर्ट ट्रेडर में शामिल हैं जिनके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। और जहाँ पे मार्केट में पैनिक आता है वहां पे मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हर बार दिखती है, क्योंकि उस पैनिक में ही सबसे ज्यादा पैसा बनता है जो आप बाद में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि आप अगर लॉन्ग्स देखें तो लॉन्ग्स हमेशा हिचकिचाहट से बनते हैं। अगर निफ्टी 17,800 से 18,000 शायद 2 महीने लेता है, बट 18,000 से 17,800 2 घंटे लेता है। तो आपको पैसे बनाने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी देखनी होती है, फिर आप उसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में डाल दो, जहां पे आप जो इंडिया स्टोरी लॉन्ग टर्म में इंटैक्ट है, वहां पे आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। बट लोगों की गलती ये होती है, जो मैं बार बार कहता हूँ, कि हम जब 18,100 पे आए फ्यूचर्स में, तब हम 18,200 की बात करते हैं, बट हम डाउन साइड की बात ही नहीं करते। अब अगर हम 18,200 का तो क्या हम 500 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रखते थे? ऐसा तो होता नहीं है। तो इसीलिए वो जो एक ब्रेकआउट था बजट हाई के ऊपर निफ्टी में, वो मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। क्यों? क्योंकि वहां पे डेली चार्ट पे एक गैप बना था, और बिल्कुल वहां से मुझे लग रहा था कि एक्सपायरी 17,600 होगी, बट वो कल ही आ गई। तो आज मेरे लिए एक वेट एंड वॉच डे होगा। इनफैक्ट कल हमने बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए मेरे सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, और ओवरऑल जो मेरी राय थी, तो सारे टारगेट्स अचीव हो गए। बैंक निफ्टी वाज एक्सेलेंट, और मेरे पर्सनल जो मैंने रेकमेंड किए थे वो जी में भी शॉर्ट थे। मुझे लग रहा है आज ओपनिंग में उसमें अच्छा फायदा हो जाएगा, अब उसमें शॉर्ट करने में अपॉर्चुनिटी है। और हम जब सोमवार सुबह मिले थे अजय जी, तब मैंने ये कहा था कि अगर टीसीएस में एक बाउंस आए और वो करीबन 3515 से 3525 के रेंज में आए, तब आप उसको शॉर्ट कर दो। अगर आप देखो तो सोमवार को जो हाई बना वो था 3522, और हमने स्ट्रेट 2 दिनों में टारगेट छू लिया जो था 3425। तो मुझे लग रहा है ऐसे शॉर्ट्स ढूंढ के आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और मंगलवार को मैंने टीसीएस में एक पुट ऑप्शन भी रेकमेंड किया था। अब हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आज की एक्सपायरी के हिसाब से 3 लेवल्स ट्रैक कर रहा हूँ, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिला के। तो फिलहाल क्योंकि फरवरी फ्यूचर्स एक्टिव है, मैं फरवरी फ्यूचर्स पे लेवल दूंगा। तो हम करीब प्रशांत, ये लेवल्स के लिए आपके पास वापस आते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम तो है। प्रशांत जब वापस आएंगे तो उनके लिए ऑफ कोर्स उनकी एब्सेंस में भी हम उनकी ये बात को याद रख रहे थे और कल हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे थे। जब वापस लौटते तो उनसे बात करेंगे, लेकिन इस बीच डिम्पी से समझ लेते हैं कि रोल ओवर किस तरह के दिख रहे हैं। डिम्पी, रोल ओवर से भी क्योंकि एग्जैक्ट पिक्चर मिलेगी कि आगे ट्रेडर्स देख क्या रहे हैं। ये बात तो हम लगातार बात कर रहे थे कि निफ्टी पे प्रीमियम्स तो आए हैं, लेकिन रोल ओवर कैसे देखने को मिले? देखिए, रोल ओवर जब भी मार्केट के अंदर तेज गिरावट, तेज बढ़ता है और उसमें रोल ओवर का नंबर भी ज्यादा आ जाए, इसका मतलब अगली सीरीज भी आपकी वॉलेटाइल होने वाली है, क्योंकि इसी तरह के सौदे अगली सीरीज में भी चलेंगे। तो इस बार ऐसा अभी तक तो नहीं हो रहा, क्योंकि आज का दिन अभी बाकी है। अभी तक निफ्टी पे रोल ओवर करीब 54% का है, बैंक निफ्टी 58% का है। ऑन एन एवरेज निफ्टी पे जो रोल ओवर होता है वो करीब 74-75% का, और बैंक निफ्टी पे करीब 80% का।
आ जाता है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी भी आज क्या होता है। आज क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है तो ये पोजीशन बढ़ भी सकती है रोल होने की, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये हमने कुछ एक शेयर्स और निकाले आपकी स्क्रीन पर जहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल ओवर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 90% का रोल पोजीशंस अभी तक हो चुके हैं। ज्यादा सेफ काउंटर होंगे। आप इसमें देख पा रहे होंगे केमिकल्स के, फर्टिलाइजर्स के, फार्मास्यूटिकल्स के। हमने इसी तरह से ना सेक्टर के हिसाब का रोल ओवर भी निकाला हुआ है कि कहां पे पॉजिटिव है और कहां पे नेगेटिव है। अगर आप उसको चेक करेंगे तो यही आपको शेयर्स जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं यही आपको सेक्टोरल चर्निंग में भी दिखेंगे, क्योंकि वहां पर फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, पावर के अंदर और एफएमसीजी के अंदर रोल ओवर काफी स्ट्रांग है। और जो नेगेटिव रोल ओवर जा रहा है वो जा रहा है मेटल्स के अंदर, बैंकिंग के अंदर और रियल एस्टेट के अंदर। ये कुछ एक कम रोल ओवर वाले शेयर्स की लिस्ट में भी दिखेगा आपको, और ओवरऑल पिक्चर जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं उसमें भी दिख जाएगा। आपने एक पॉइंट और पूछा जो इस समय एक्सपायरी के हिसाब से होता है कि इस समय की पोजीशंस क्या कह रही हैं। क्या फेब सीरीज हर बार की तरह इस बार भी नेगेटिव होगी? देखिए पिछले 2 बार की जो सीरीज है वो नेगेटिव है और उससे पहले 6% तक के मूव आए थे। तो इस बार जो सीरीज हम क्लोज करने जा रहे हैं ये भी अपने आप में वॉलेटाइल सीरीज है। फिर हमने मार्च भी चेक किया कि एक्चुअली मार्च में होता क्या है। आपको यकीन मानिएगा मार्च के अंदर 2020 के अंदर -23% आया था, क्योंकि उस समय कोविड था देश के अंदर, और उसके बाद 21 का 1% और 22 के अंदर 4%, यानी कि अगली सीरीज भी हो सकता है थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिव ही बनती हुई दिखे। ये मार्च सीरीज के हमने रिटर्न निकाले जिस सीरीज के अंदर अभी आप एंटर करने जा रहे हैं, और फेब का ऑलरेडी डाटा हम आपको दिखा चुके हैं। एक पॉइंट मैं और नोटिस कराऊंगा डेरिवेटिव्स के अंदर, वो है इस समय एफआईस का होल्डिंग वो करीब अभी 22 से 23% चल रहा है। सिल्वर अर्निंग यहीं पे आके रुकी हुई है कि ये होल्डिंग अगर किसी तरह से बढ़ जाए, जो पिछले 18 दिनों से नहीं बढ़ी है, तो अगर ये बढ़ जाए तो आपके लिए मार्केट का सपोर्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस समय जो डेरिवेटिव्स में निकल के आ रहा है। सो डेरिवेटिव डेटा से निकल कर आ रहा है मार्च सीरीज के भी रिटर्न्स, हमें हिस्टोरिकल रिटर्न्स भी डिम्पी ने यहाँ बताए। लेकिन अभी आज के लिए तो थोड़ी सी पेन लग रही है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग अबाउट कहाँ आ सकता है, क्या स्पेसिफिक रिकमेंडेशन होगी, ये भी एक्सपर्ट से आगे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आज के 3 बड़े स्टॉक्स त्रिमूर्ति सेगमेंट शरद लेकर आए हम तक इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और सेक्टर्स होते हैं, इन्हें आगे डिस्कस भी करेंगे। शरद बताएं मॉर्निंग कौन से हैं स्टॉक्स आज? जी बिल्कुल, टीटागढ़ वैगन्स और BHEL दोनों फोकस में रहने वाले हैं। स्पेशली टीटागढ़ वैगन्स क्योंकि इनकी जो कंसोर्शियम है वो जॉइंट बिडर रहे हैं आपके वंदे भारत ट्रेन्स को लेके, और ये ऑलमोस्ट 72,000 करोड़ का ऑर्डर है। 5 बिडर्स हैं इसमें, और कंपनी अलग से भी जो है कैपेक्स प्लान लगभग 700 करोड़ का आउटले की है अगले 4 से लेके 5 साल तक, तो इनको ज़रूर फोकस में रखेगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा डिलीवरी, और यहाँ पे टाइगर ग्लोबल फंड ने जो है लगभग 1.7% स्टेक, जिसका वैल्यू लगभग 400 करोड़ के ऊपर आता है, उसको जो है बिकवाली की है ओपन मार्केट में। अब याद रखिए ये एक PE के बड़ा प्लेयर है ग्लोबली, टाइगर ग्लोबल, और इनका 4.6% स्टेक जो था दिसंबर क्वार्टर में देखने मिला था। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव्स। चौथे तिमाही कैलेंडर ईयर 2022 के नतीजे आए हैं, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। रेवेन्यू में भी 35% का जंप आया है, और बॉटम लाइन नंबर्स भी जो है लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है। ऑफकोर्स एक EBITDA में वन ऑफ भी था उनके इंडियन बिजनेस में, लेकिन एक मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो यूरोपियन ऑटोमोटिव मार्केट है वहाँ पे रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है, और इसका जो मेन रीज़न है वो है कि जो सप्लाई चेन जो होती है आपकी सेमीकंडक्टर की, उसमें ईजीनेस देखने मिला है, और उसके कारण जो है बहुत सारे ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी जो हैं वॉल्यूम में अच्छे बस कर रहे हैं, ताकि एक्सपोर्ट जो खुल रहे हैं यूरोप में उसको लेके जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। थैंक्स फॉर दैट शरद। चलिए अब आज सुबह की बड़ी खबर पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रशांत वैशाली, आप टाटा मोटर्स के चार्ट्स खोल के रखें, इस पर हम डिस्कस करेंगे। बड़ी खबर क्या है? हमारे कॉलीग इकोनॉमिक टाइम्स के दिबोर्शी चाकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने आज के पेपर में फ्रंट पेज पे ये खबर छापी है कि दुनिया भर के बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स, ब्लू ब्लडेड इन्वेस्टर्स जिनका हम नाम लेते रहते हैं अक्सर, वो टाटा मोटर्स के EV के कारोबार में वापस से रुचि ले रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल उन्होंने एक बड़ी डील की थी। दिबोर्शी, गुड मॉर्निंग। ET नाउ स्वदेश पे स्वागत है आपका। डेब्यू हो रहा है यहाँ पे हमारे चैनल पे। अब यहाँ से अक्सर डील ब्रेक की स्टोरीज आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की बड़ी खबर, इसके बारे में डिटेल्स बताइए। आप क्या जानकारी लेके आए हैं अपने सोर्सेज से? मॉर्निंग अजय, जैसा कि आपने बताया काफी सारे सोवरेन वेल्थ फंड्स जो बेसिकली सरकार का मतलब इन देशों के मतलब जो मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके बड़े इन्वेस्टर्स जैसे आदिया है, मुबादला जो वहाँ की सोवरेन वेल्थ फंड है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया के
जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, वहाँ का सोवरेन वेल्थ फंड है। टेमासेक जो है सिंगापुर के, सिंगापुर का जो सोवरेन फंड है, ये 4 बड़े इन्वेस्टर्स, इनके अलावा KKR है, वन ऑफ द दुनिया की बहुत बड़ी प्राइवेट इक्विटी फंड है। जनरल अटलांटिक है, ये काफी साल से इंडिया में निवेश करते आ रहे हैं। इन सभी ने ये सभी जो है एक स्टेक खरीदने के नेगोशिएशंस पे है अभी टाटा मोटर्स की EV डिवीजन में, जहां आपने जैसे बताया लास्ट ईयर TPG एक प्राइवेट इक्विटी फंड है, TPG राइस फंड ने इन्वेस्ट किया था। उसके साथ एक और अबू धाबी के एक और इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्ट किया था, 1 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट था। तो ये फिर से 1 बिलियन रेस करने की कोशिश कर रहे हैं टाटा मोटर्स की EV डिवीजन पे। इसमें ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो पैसा आएगा जो सेल के बाद में, वो पैसा टाटा मोटर्स अपने जो उनका जो आउटस्टैंडिंग डेट है, जो उनका ओवरऑल डेट है, उसको रिड्यूस करने के लिए इसको वो यूज करेंगे। थोड़ा सा पैसा शायद कंपनी के एज ए प्राइमरी इक्विटी भी जाएगा, जो कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज होगा, बट लार्जली जो पैसा आएगा वो कंपनी टाटा मोटर्स अपने डेट को कम करने के लिए यूज करेगी। जैसे कि आपको पता ही है कि टाटा मोटर्स ने कहा है वो 0 डेट कंपनी बनना चाहते हैं कुछ सालों में। तो भारत का जो उनका डेट है, जो डोमेस्टिक डेट है, वो काफी हद तक मेरे ख्याल से इस इन्वेस्टमेंट के पूरा होने के बाद उनका कम हो जाएगा, और इससे डेफिनेटली कंपनी के ओवरऑल जो एबिटा है उस पर भी काफी फर्क पड़ेगा। अजय देवर्षि, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। ये भी एक बार मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स जो देख रहे हैं, कि ये जो डील होने वाली है, ये डील पिछली EV वैल्यूएशन से 15 से 20% प्रीमियम पे हो रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया भर में रिस्क ऑफ है, वैल्यूएशन कम हो रहे हैं। यहाँ पे टाटा मोटर्स की EV बिजनेस में इन्वेस्टर इंटरेस्ट प्रीमियम पे आ रहा है। आपको बता दूं, वो टेस्ला मूवमेंट कहा गया था उस समय जब पहले डील की थी उन्होंने, और वहाँ से टेस्ला का स्टॉक 70% नीचे है, लेकिन टाटा मोटर्स अपने EV आर्म में प्रीमियम पे डील कर रहा है पिछली डील के। देवर्षि, बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह हमसे बात करने के लिए। देवर्षि चाकी इकोनॉमिक टाइम्स से ये खबर लेके आए हैं। अब हम देख लेते हैं स्टॉक। टाटा मोटर्स का स्टॉक इस समय भयंकर आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, सेक्टर में भी, मार्केट में भी। 450 रुपये पे हो गया है, लेकिन पिछला हाई 530 था। थोड़ा लंबा चार्ट लेके आइए, और वैशाली में बताएंगी कि इसमें इतने सारे डेवलपमेंट्स हैं, खबरें हैं, वो सब ठीक है। चार्ट में एंट्री कहाँ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा माहौल है। पैनिक के माहौल में मजबूत स्टॉक में अगर आप पोजीशन बना लें तो अच्छा पैसा बनता है। ये देखिए, पिछला हाई था 490 का, तो ये दिखा रहा है, लेकिन अगर और थोड़ा लंबा देखें तो 500 के ऊपर गया था। एनीवेज 430 का भाव है। बताइए कैसे इसमें एंट्री लें, वैशाली? Yes, so rightly said, ऑटो सेक्टर ऑन द होल अच्छे से टिका हुआ है। एंड टाटा मोटर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स इट इज स्टिल इन अ गुड ट्रेंड, कुछ डैमेज हुआ नहीं है। 410 के स्टॉप लॉस के साथ आइडियल लेवल वुड बी टू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग फ्रॉम हियर ऑन, बिकॉज अगर पॉजिटिव न्यूज आते हैं और स्टॉक्स में करेक्टिव मूव नहीं आता है, दैट मींस देयर इज इनहेरेंट स्ट्रेंथ। सो 410 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक खरीदा जा सकता है। टाटा मोटर्स को यहाँ खरीदने की राय दे रही है। और टाटा मोटर्स के लिए जितने कंसर्न्स बड़े थे अजय, वो अब धीरे धीरे हटते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप JLR का जो कंसर्न था वो एड्रेस हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके सेल्स वॉल्यूम्स बेटर हो रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में पिकअप हो रहा है, और डेट सबसे बड़ी बात जो JLR ने अभी कही है ना, और वो बाजार की गिरावट के फॉल में लोग भूल रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, टाटा मोटर्स 2023 का स्टॉक हो सकता है, सिर्फ फंडामेंटल्स के ऊपर। अभी उन्होंने जो 70 मिलियन पाउंड के कैश फ्लो की बाजार उम्मीद करके, बाजार 70 की बात कर रहा था, एस्टिमेट लेके बैठा था, उन्होंने कहा 200 के ऊपर होगा। तो ये नॉइज बहुत अच्छा है, फायदेमंद है इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे स्टॉक्स देखने के लिए, जहां पे जैसे फंडामेंटल शिफ्ट्स आ रहे हैं। हाँ, उसी नॉइज से हमें दिखे भी 30-40-50 रुपए की मूव जो टाटा मोटर्स में बनी, और वहां से वीक नहीं हुआ काउंटर बिल्कुल भी। आप देखें तो उन्हीं लेवल्स पर वो जो गेन्स हुए 440 के आसपास, उन्हीं के पास गिरा। बाजार में गिरावट आ रही है, लेकिन ना ऑटो पैक वीक हो रहा है और ना टाटा मोटर्स, तो ये तो एक अच्छे साइंस हैं। इस बीच इनफैक्ट चलिए आज की रिकमेंडेशंस भी ले लेते हैं, वैशाली भी और प्रशांत भी, दोनों से ही। प्रशांत, उससे पहले बहुत क्विकली, क्योंकि आपसे शायद उससे बात पूरी हो नहीं पाई थी, आप अपने लेवल्स इंडेक्स पे बता रहे थे कि आप एक्सपायरी के लेवल्स पे देखेंगे, बहुत शॉर्ट बताइएगा, फिर आपकी रिकमेंडेशन बताएगा। बिल्कुल प्रियंका, तो मैं कोई भी लॉन्ग ट्रेड अगर मुझे एक्सपायरी स्पेसिफिक आफ्टरनून में करनी होगी, तो मुझे चाहिए कि निफ्टी के जो फरवरी फ्यूचर्स है वो 17,690 के ऊपर हो, उसके नीचे बिल्कुल भी लॉन्ग ट्राई मत कीजिए, हर रैली बेची जाएगी। और सिमिलरली बैंक निफ्टी भी जिनको लॉन्ग करना है
वो 40,260, 40,260 इस लेवल के ऊपर ही फ्यूचर्स, फरवरी फ्यूचर्स में लॉन्ग अगर आफ्टरनून में आए तो ट्राई कर सकते हैं, बट वो भी मैं कहूंगा इंट्राडे रखिए, एट द एंड ऑफ द डे पोजीशन क्लोज कर लीजिए। ओवरऑल मेरी जो राय है वो डेफिनेटली डाउन साइड की तरफ है। कल का लो मेजर होगा, वो ब्रेक होता है तो आपको और वीकनेस दिख सकती है। और मेजर सपोर्ट्स जो निफ्टी पे बन के आ रहे हैं वो 17,480 फ्यूचर्स फरवरी, एंड बैंक निफ्टी पे करीबन 39,780। ठीक है, और आज की रिकमेंडेशन प्रशांत, और उससे पहले मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे दूं। कल आप नहीं थे शो पे, लेकिन आपके एब्सेंस में भी आई वाज टॉकिंग अबाउट यू कि आपने सोमवार को सुबह कहा था कि नास्डैक पे एक राउंडिंग जो टेक्निकल टर्म बताई थी जिसके चलते आपने कहा था लगभग 5% तक की गिरावट। राउंडिंग टॉप ही बोला था, राउंडिंग बॉटम दो होते हैं। राउंडिंग बॉटम, हाँ कि नहीं, राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम दो होते हैं। जब टॉप आउट होता है तो राउंडिंग टॉप से होता है, बॉटम होता है राउंडिंग बॉटम। सही बोल रहा हूँ प्रशांत? जी अजय जी, एक्चुअली अगर राउंडिंग बॉटम हो तो उसमें मल्टी एक्स रिटर्न्स होते हैं। राउंडिंग टॉप में आपको ज्यादा से ज्यादा 100% रिटर्न मिल सकते हैं, स्टॉक जीरो भी हो सकता है। बट आपके साथ बात करके कुछ थोड़ा बहुत सीख रहे हैं हम लोग भी। हमें याद थी आपकी बात। जो गुरुवार को पैटर्न बना था उसे एक बेरिश किकर कहते हैं, सबसे बड़ा बेरिश पैटर्न होता है। नॉर्मली इसके बाद आप 10% की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी भी अगर नैस्डैक में कोई रैली आए 12,200, 250, वहां से बड़ी बिकवाली आके आपको 11,500 शायद दिख सकते हैं। तो आईटी स्टॉक्स में हमें कॉशियस रहना कि हम निफ्टी आईटी नॉर्मली एक डायरेक्ट रेप्लिका होता है नैस्डैक का, तो वहां पे कोई रैली आए तो उसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज कीजिए। यही एज चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को मिले। आपने सोमवार को बताया, देखिए अब जिन लोगों ने भी आईटी शॉर्ट किया था उनको मौका मिला, और यूएस मार्केट्स में तो हम देख रहे हैं क्या हुआ। अब आज के लिए क्या रिकमेंडेशन है? जी प्रियंका, दो स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहूंगा। और प्रशांत, आज आपसे बात सीमलेसली नहीं हो पा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, लौटेंगे वैशाली से, तब तक बात ले लेते हैं। वैशाली की रिकमेंडेशन समझ लेते हैं आज। वैशाली, तो ऑफ कोर्स मेरा ये फॉलो अप ट्रेड रहेगा, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने परसिस्टेंट रेकमेंड किया था, तो आई स्टिल कंटिन्यू टू हैव अ बुलिश बायस ऑन परसिस्टेंट। 5200 इज द ट्रेडिंग टारगेट, और लंबे समय के लिए और भी होल्ड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस इज 4700। एंड दूसरा स्टॉक जैसे मैंने VRL लॉजिस्टिक्स रेकमेंड किया था, वो भी ऐसी चॉपी मार्केट में सस्टेनिंग, इनफैक्ट कल तो डेज हाई पे क्लोज हुआ है, सो आई कंटिन्यू टू स्टे पॉजिटिव। फर्स्ट ट्रेडिंग टारगेट इज 600 के आगे और भी हायर लेवल्स मिल सकते हैं, सो बस VRL लॉजिस्टिक्स इज अनदर टारगेट कॉल। एंड थर्ड, न्यू एंट्री के लिए थर्मैक्स को ध्यान दिया जाए, बिकॉज थर्मैक्स कल एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनी है 2000 के सपोर्ट के साथ। तो आई थिंक कल एक अच्छा सा रनअप हुआ है, वॉल्यूम पिकअप भी हुआ है। अक्यूमुलेट की राय रहेगी, बिकॉज 2300 विल बी द पोजिशनल ट्रेडिंग टारगेट। मयूरेश जोशी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के बारे में बातचीत करने के लिए। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। आपको हम काफ़ी कुछ है आज बात करने के लिए, कि सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कल की जो फॉल आई 17,500 की तरफ निफ्टी गया, और हमने काफ़ी डेटा निकाला तो मालूम चला कि मिड कैप स्मॉल कैप मार्केट में तो एक स्टेल्थ बेयर मार्केट काफ़ी टाइम से चल रहा है, जो गहरा रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 60% स्टॉक्स अपने 200 DMA के नीचे हैं, मिड कैप में आधे %। BSE 200 जो थोड़ी सी मिक्स्ड बड़ी कंपनियों की लिस्ट है, वहाँ भी करीब करीब आधे। ये जो चिंताएं सता रही हैं बाजार में, आप इसे कैसे एनालाइज करते हैं? और रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गया, उनको आप क्या व्यू देंगे इस समय? कैसे अप्रोच करना चाहिए बाजार को? मॉर्निंग अजय जी। दो चीजें, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो ब्रॉडर मार्केट्स में पेन है, ये शायद रिटेल के पोर्टफोलियोज में ज्यादा गहराई से दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं आई थिंक काफी स्टॉक्स इन द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम अच्छा खासा प्राइस करेक्शन में है पिछले कई तिमाहियों से, और लग रहा है कि लुकिंग एट हाउ द मैक्रोज आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिकली ग्लोबल मैक्रोज, शायद ये साइड वाइज या टाइम वाइज करेक्शन ब्रॉडर मार्केट्स में बरकरार रहे। दो चीजें हो रही है। एक, आई थिंक ऑन दी ओनियल लेंस वी ऑलवेज ट्राई टू लुक एंड गेज कि कौन सा सेक्टर लीडरशिप पोजीशन लेने की इच्छा रखता है। ऐसे लग रहा है कि आईटी सेक्टर इज प्रोबेबली ट्राइंग टू टेक द लीडरशिप पोजीशन, बट कल के फॉल के बाद ऐसे वापस लग रहा है कि वापस वो साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज में निकल जाएगा। तो जहां पे अर्निंग स्टेबिलिटी कंटिन्यू होगी, शायद एक या दो ही सेक्टर वो अभी तक लग रहे हैं जहां पे कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सकती है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ एनालिस्ट्स एंड अ लॉट ऑफ people would have spoken about these sectors, capital goods और infrastructure, क्योंकि ये दो सेक्टर्स में जो अर्निंग्स मोमेंटम है ये शायद बरकरार है। बट यू कैनॉट टेक द पेन अवे। जो ब्रॉडर मार्केट्स में एक पेन है,
हल्की सी रिकवरी लगी थी पिछले कुछ हफ्तों में, बट विद द फॉल दैट वी प्रोबेबली सीन कल कुछ दिनों में शायद ये पेन परसिस्ट हो। तो आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स को आई थिंक 2 चीज ध्यान में रखनी चाहिए अजय जी। पहली चीज आई थिंक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आउट ऑफ द एंटायर रोरिंग बुल मार्केट जो कोविड काल में हमने देखा था, एक कंसोलिडेशन फेज से मार्केट जाएगा, एंड दिस ईयर प्रोबेबली विल बी अ ईयर ऑफ कंसोलिडेशन जहां पे पेशेंस टेस्ट होगा। दूसरा आई थिंक जो दूसरे एसेट क्लासेस है दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ अ रिटर्न प्रोफाइल, अगर हम बॉन्ड यील्ड्स की बात करें जस्ट एज एन एग्जांपल, या जो अन्य फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे इंक्लूडिंग अ फिक्स्ड डिपॉजिट जहां पे ब्याज दरें बढ़ी जा रही हैं, थोड़ा एक स्टेबिलिटी देती है इन टर्म्स ऑफ शॉर्टी ऑफ रिटर्न्स। तो आई थिंक ये साल थोड़ा टफ हो सकता है, बट फॉर जेन्युइन मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत अच्छा मौका होगा। तीसरा आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज जो हम ओनिल लेंस से हमेशा ट्रैक करते हैं, पिछले कई दिनों से ये जो फॉल आ रहा है ये काफी लो वॉल्यूम से आ रहा है। तो हमारा मानना हमेशा यही रहता है कि अगर फॉल हैवी वॉल्यूम से आए तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में जरूर दिक्कतें हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस फॉल अगर आप वॉल्यूम्स मैप करें, इनफैक्ट वी कम आउट विद द रिपोर्ट डे बिफोर यस्टरडे, पिछले 10 दिन का और पिछले महीनों भर का आई थिंक जो हमने वॉल्यूम्स ट्रैक किए हैं इंडेक्स पे, बैंक निफ्टी पे और अदर सेक्टोरल इंडाइसिस पे, बहुत कम वॉल्यूम्स है कंपेयर टू व्हाट वी प्रोबब्ली सीन इन द लास्ट 6 मंथ्स। तो थोड़ा एक विश्वास देता है कि मार्केट शायद एक टाइम वाइज करेक्शन में निकल जाए, कंसोलिडेशन फेज हो। बट रिटेल इन्वेस्टर्स अगर पेशेंस रखे तो मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 साल में आफ्टर दिस कपल ऑफ क्वार्टर, 3 क्वार्टर खत्म हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसे बन जाएंगे अगले 2 से 3 साल। राइट नमाई रेशी, हम भी नोटिस कर रहे हैं, हम बात भी कर रहे थे शो में शुरुआत में भी कि वॉल्यूम लगातार घट भी रहे हैं, तो क्या एक टाइम वाइज करेक्शन बाजार में एंटिसिपेट करनी चाहिए? थैंक यू फॉर एडिंग टू इट, आपसे चर्चा जारी रहेगी आगे भी। लेकिन इस बीच ब्रोकरेज हाउसेस की व्यूज क्या क्या है, आज कौन कौन से स्टॉक्स पर उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, विनी ने लिस्ट कंपाइल की है। विनी बताएं कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं? तो पहले स्टार्ट करते हैं न्यू एज इंटरनेट स्टॉक से, और नाइका और जोमेटो इस पे है। एक्चुअली इंटरनेट स्टॉक पे नोट आई हुई है क्रेडिट स्विस पे। तो पहले वो बात करते हैं कि जो इंटरनेट इकोनॉमी ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो डाउन हो रही है, मटेरियल स्लो डाउन दिख रही है इनकी इंटरनेट इकोनॉमी में, ट्रेंड लाइन भी थोड़ा रिवर्सल दिख रहा है, अर्बन कंजम्पशन अभी भी स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से वो एक्सपेक्ट करें कि जो ई कॉमर्स ग्रोथ है वो अभी नॉर्मलाइज हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा कि वो नॉर्मल लेवल्स पे पहुंच जाएगा। तो उस मुताबिक उनको जोमेटो पसंद है इस इंटरनेट स्टॉक स्पेस में। वहाँ पे वो बिलीव कर रहे हैं कि जो फेवरेबल इंडस्ट्री डायनामिक है वो इंटैक्ट है जोमेटो के लिए। उसके अलावा वो एक्चुअली थोड़े कॉशियस है नाइका के लिए, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बढ़ रही है वो स्पेस में, स्पेशली उनकी कोर ब्यूटी सेगमेंट है वहाँ पे थोड़ी कंपटीशन बढ़ रही है, तो नाइका के लिए वो थोड़े कॉशियस है। उसके अलावा एक और नोट, सेपरेट नोट आई हुई है डिलीवरी पे क्रेडिट स्विस की। वहाँ पे वो मेंटेन कर रहे हैं आउट परफॉर्म रेटिंग डिलीवरी के लिए। उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 500 रुपीज पर शेयर। वो बोल रहे हैं कि डिलीवरी जो है वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे अभी खड़ा हुआ है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसके लिए काफ़ी इंटैक्ट है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ओवरऑल स्टेबलाइजेशन है नेटवर्क पैरामीटर्स की वो अभी है और अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी भी दिख रही है, तो उसकी वजह से वो मेंटेन कर रहे हैं आउट परफॉर्म रेटिंग डिलीवरी पे और टारगेट प्राइस है 500 रुपीज पर शेयर। मूविंग ऑन देखें तो CLSA की एक नोट आई हुई है जो है गेल पे, मेंटेन कर रहे हैं बाय रेटिंग, टारगेट प्राइस है 125 रुपीज पर शेयर। वो बिलीव कर रहे हैं कि आगे जाते हुए कंपनी के लिए काफ़ी सारी ट्रिगर्स है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिग टैरिफ हाइक भी आएगा कंपनी के लिए आगे जाते हुए, तो उनके इसीलिए उन्होंने EPS टारगेट जो है वो रेज किया हुआ है। 31% अपसाइड दिख रहा है उनको अभी के करंट स्टॉक प्राइस से, तो इसीलिए काफ़ी पॉजिटिव है CLSA गेल पे। लास्टली नोट आई हुई है सेल पे, जहाँ पे सिटी ने अब एक्चुअली ओपन किया हुआ है 90 डे कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉट मेंटेन किया हुआ, बाय रेटिंग, टारगेट प्राइस है 100 रुपीज़ पर शेयर। वो बोल रहे हैं कि EBITDA पर टर्न वो सस्टेन कर रहा है, तो वो एक अज्यूमिंग कि कोकिंग कोल सस्टेनेबल है, तो काफ़ी पॉजिटिव है वो, वहाँ पे वो अपसाइड अच्छी देख रहे हैं स्टॉक के लिए, तो फोकस में रखिए सेल भी। ठीक है, ये अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट थी जो विनी आपको बता रहे थे। विनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग डिलीवरी वाली है जिसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रशांत, पहले आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। जी 2 स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहूंगा। एक स्टॉक जो मैंने बार बार रेकमेंड किया था और आज एक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे आया, वो है क्यूमिंस इंडिया, और इसको मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस 1530 1530 क्लोजिंग बेसिस स्पॉट प्राइस, और मेरा टारगेट होगा 1635 से लेके 1650, तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। और नेक्स्ट में एक शॉर्ट ट्रेड देना चाहूंगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। इसमें अगर एक रैली आए तो 2065 से 2075 2065 टू 2075
इस जोन में बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 2125, 2125। टारगेट हम रख सकते हैं टारगेट 1 2000 और टारगेट 2 1975। ओवरऑल यहाँ की रैली मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाएगी, जहां से बिकवाली आ सकती है। तो एक लॉन्ग कमिंस इंडिया फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में शॉर्ट रेकमेंड करना चाहूँ। ठीक है, बीकेटी शॉर्ट कर रहे हैं आप और साथ ही कमिंस को लॉन्ग है। कमिंस तो आपका ट्रेडिशनली लॉन्ग ही रहता है, आपने कई बार इसको दिया है। साथ ही इसका छोटा भाई, बड़ा भाई कह सकते हैं, सिमेंस, वो भी अच्छा चलता है। खैर एनी हाउ, अब हमारे साथ खुश बोरा भी जुड़ चुके हैं। एक बार पता कर लेते हैं उनका जल्दी से इंडेक्स पे व्यू, साथ ही उनके शेयर्स। खुश, आज क्या करें? आज बॉटम बनेगा या फिर और टूटेगा? और दूसरा, आज आपके शेयर्स। जी हाँ डिम्पी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और सारे दर्शकों को, सारे पैनलिस्ट्स को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, एक्सपायरी का दिन है तो हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिले, बिकॉज हम थोड़ा ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले गए हैं, एटलीस्ट ऑन द बैंक निफ्टी, और निफ्टी में भी काफी सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला है। लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज ओनली अ शॉर्ट कवरिंग रैली। इसको फर्दर यूज किया जाएगा फॉर क्रिएटिंग फ्रेश शॉर्ट्स। तो अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो लॉन्ग की यहाँ पे अग्रेसिव बेट्स ना लें। अगर आप इंट्राडे के लिए लेना चाहते हैं शॉर्ट कवरिंग बाउंस के लिए तो अलग बात है, बट वो भी टाइट स्टॉप लॉस के साथ लें। अभी भी आई डोंट थिंक वी आर आउट ऑफ द वुड्स येट। तो मेरे लिए इंडेक्स अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड करेगा। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे ही 200 डीए में जो है इसको टेस्ट करें आने वाले कुछ दिनों में। सो इस तरह से, पर बिकॉज एसजीएक्स निफ्टी गैप अप दिखा रहा है छोटा सा, मेरे हिसाब से शुरुआती जो ट्रेंड रहेगा ये होल्ड का ही रहेगा। 17,350 का सपोर्ट ऑन द निफ्टी, 17,700 का रेजिस्टेंस ऑन द निफ्टी, 39,200 जिसके करीब बैंक निफ्टी का 200 डीए में है, ये सपोर्ट जोन रहेगा। 40,500 जो है ये रहेगा रेजिस्टेंस जोन। जहां तक स्टॉक्स की बात है, आज मेरा एक बाय एक सेल कॉल है। डेटा पैटर्न्स बाय साइड पे है। स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन देखा था, लेकिन कल के मार्केट में हमने इसमें स्ट्रेंथ लौटते हुए देखी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अपमूव है ये शुरू हो सकता है एक नई रैली के लिए। 13,250 इमीडिएट टारगेट, 1270 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट साइड पे टाटा केमिकल्स स्टॉक अपने डाउनवर्ड ट्रेंड में तो चल ही रहा था, बट 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज हुआ है। सो मेरे हिसाब से ये जो वीकनेस है ये कंटिन्यू रह सकती है। टाटा केमिकल्स आप शॉर्ट साइड पे रखें। 950 का पहला टारगेट, 930 का दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस यहाँ पे 975 लेके चलें। राइट। चलिए कुणाल के बाद भी बातचीत आगे लेके चलते हैं। कुणाल बाबू, गुड मॉर्निंग। आपने बड़ा अच्छा एक डेटा निकाला था कि बहुत नैरो मार्केट ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, वो आइदर साइड मूव करता है। मतलब एक प्रेशर कुकर की तरह है, क्योंकि प्रेशर कितना रहेगा तो फट जाएगा कुकर या फिर स्टीम देना शुरू कर देगा। क्योंकि फ्राइडे आ रहा है ना, तो मैं कुकिंग के मोड में ऑलरेडी पहुंच रहा हूँ। तो ये जो स्टीम है ये तो नीचे की तरफ कल दिखाई दे गई, रेंज ब्रेक हुई है। कैसे ट्रेड करेंगे अभी आप? क्योंकि अगर आपको सुन के लोगों ने पोजीशन ली हो तो सबसे पहले तो आप शॉर्ट, प्रॉफिटेबल शॉर्ट वाले को क्या कहेंगे इस समय? और दूसरा जो शॉर्ट करने की राह देख रहा है लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, तो क्या एक पुल बैक मिल सकता है? तो हाँ, मेरे अनुमान से एक पुल बैक मिल सकता है, अच्छा खासा पुल बैक मिल सकता है, क्योंकि आई थिंक जैसे कुछ भी बोल रहे थे कि काफी सारे इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड हो गए हैं। जब एक ऐसा एनवायरनमेंट आता है, जब शार्प करेक्शन आता है, एक्सपायरी का दिन होता है और इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड हो जाते हैं, वहां पे एक मीनिंगफुल बाउंस आता है। मीनिंगफुल मतलब हो सकता है कि 150-200 पॉइंट का एक ब्रॉड बाउंस आ सकता है 1 से 2 दिनों में इंडेक्स में। बट ये ये ऐसा मूव हो सकता है, एक ऐसा बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है जिसको बहुत टाइम लगेगा बॉटम फॉर्म होने में। हम जनरली वेट करते कि एक वी शेप रिकवरी आए। मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये वी शेप रिकवरी नहीं होगी। मार्केट बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा इस 17,500 और शायद हो सकता है लोअर लेवल्स पे, जहां पे एक मेजर बॉटम फॉर्म हो सके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स यहां से देखना होता है कि बिकॉज लार्ज कैप स्टॉक्स में ऑलरेडी हमने अच्छी खासी सेलिंग देखी है लास्ट 2 से 3 दिनों में, स्पेशली येस्टरडे। कौन से सेक्टर्स या कौन से स्टॉक्स है जो फॉल अवॉइड करते हैं या मार्केट्स के साथ ज़्यादा गिरते नहीं हैं, और कौन से स्टॉक्स होते हैं जो ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंस करते हैं। तो ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होगा जो ट्रैक करना होगा आई थिंक आने वाले कुछ एक दिनों के लिए। बट मेरे ऐसा मानना है कि ट्रेडर्स को निम्बल फुटेड होना चाहिए, यहाँ पे एक बाउंस के लिए प्ले करना चाहिए फर्स्ट, और अगर 17,700-800 के आसपास वापस इंडेक्स आता है तो मेरे अनुमान से वहाँ पे वापस फ्रेश शॉर्ट की जा सकती है। ओके, तो ऐसे में फिर स्टॉक्स कहाँ पर ध्यान रखें, रिकमेंडेशन क्या होंगी? तो मैं फिलहाल 2 लॉन्ग कॉल दूंगा, बाय कॉल दूंगा, और मेरा जो 2 सेक्टर पे फोकस रहेगा वो आईटी और ऑटो स्टॉक्स में से है। पहला टीसीएस पे मैं बाय कॉल रखूंगा। हालांकि कल स्टॉक ऑलमोस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे क्लोज किया
था 3400 के आसपास। तो मेरा ऐसा मानना है इंडिकेटर्स काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुके हैं। TCS वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर रह चुका है लार्ज कैप IT स्टॉक्स में से, तो मैं इस पर बुलिश रहूंगा। टारगेट्स रहेगा 3480 का, स्टॉप लॉस 3370। और ऑटो स्टॉक्स में से बजाज ऑटो काफ़ी रेजिलिएंट है। स्टॉक ने कल फ्लैटिश टू स्लाइड पॉजिटिव क्लोज दिया था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 3800 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है, तो उसी सपोर्ट को स्टॉप लॉस रखते हुए सजेस्ट करूंगा बाय के लिए 3980 का टारगेट। तो बेसिकली एक अच्छा पुल बैक की राह देखें। अगर आपने राइट टाइम पे अपनी शॉर्ट्स कल ही काट ली हो थोड़े बहुत, तो आज आप पुल बैक में लॉन्ग साइड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और नहीं काटें तो काटने चाहिए, क्योंकि एक पुल बैक ड्यू है, ये वर्ड कुणाल का आ रहा है। इनफैक्ट मयूरेश, मैं आपके पास वापस आता हूँ। एक और बहुत बड़े वर्ल्ड बैंक की कल कमेंट्री आई, और मुझे इस बात पे सोचने को मजबूर किया। वर्ल्ड बैंक की कमेंट्री तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव बोल रहे हैं कि 8% ग्रोथ भी इंडिया में पॉसिबल है। कल ही परसों हमने देखा था, कौन बोल रहा था, नूरियल रुबीनी कह रहे हैं हमारी जो कमेंट्री, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल है वो 6% से बहुत ज़्यादा है, 7 से 8 अगर। तो मैं ये सोचने में मजबूर हुआ कि मैंने बहुत लंबे समय में ऐसा कोई बाजार का फेज़ नहीं देखा जहाँ पे नियर टर्म 3 से 6 महीने बहुत ही चैलेंजिंग है। जियोपॉलिटिकल मामला, रेट्स पीक आउट होने का कोई साइन नहीं दिख रहा है, एक संदेह है क्वालिटी ऑफ मॉनसून पे, अर्निंग्स में प्रेशर, डिमांड का स्लो डाउन की आहट आ रही है। तो 3 से 6 महीने इतने चैलेंजिंग, और 3 से 6 साल का अगर हम व्यू लें तो इतने प्रॉमिसिंग। तो इन्वेस्टर ट्रेडर्स को उसी बिहाफ से चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म है तो चैलेंजिंग में कैसा बिहेव करें, अगर 3 से 6 साल का व्यू है तो कैसे बिहेव करें। तो ये मौका मिस नहीं करना चाहिए जो करेक्शन का आ रहा है पोर्टफोलियो बिल्डिंग में। नरेश? एब्सोल्युटली अजय, एंड एब्सोल्युटली सब्सक्राइब विद यू। और इसलिए मैं मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में यही कह रहा था कि अगले कुछ महीने चैलेंजिंग हो सकते हैं फॉर ऑल दीज फैक्टर्स दैट यू मेंशन्ड, बट मौके भी आएंगे, एंड सम ऑफ द सेक्टर्स विल टेक लीडरशिप पोजीशन। जैसे फाइनेंशियल्स वहां वापस लीडरशिप पोजीशन लेने चाहिए, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट फेज है अगले 2 से 3 तिमाहियों में, जहाँ पे एसेट लायबिलिटी की जो एक एडजस्टमेंट होनी चाहिए, डिपॉजिट रेट्स ऊपर जाएंगे, लेंडिंग रेट्स को थोड़ा कैलिब्रेट करना पड़ेगा, निम्स जो है वहां पे स्टेबल होते जाएंगे, बट बैलेंस शीट्स हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रांग। जो अर्निंग्स ग्रोथ हम सिलेक्ट पॉकेट्स में अभी देख रहे हैं, वहां पे एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी आने की पूरी आसार है। गवर्नमेंट केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स इज इंप्रूविंग, टैक्स कलेक्शंस हैव रिमेन्ड वेरी वेरी रोबस्ट, एंड इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू कूल डाउन। तो अगर आप ये समीकरण करें पूरी चीजों का, तो अगले 1 से 2 क्वार्टर के बाद मुझे लगता है थिंक सेकंड हाफ में अर्नेस्ट में अर्निंग्स रिकवरी स्टार्ट होनी चाहिए। और मेरा हमेशा ये मानना रहा है, हमारी यूएस टीम का ये मानना है कि जो S&P की अर्निंग्स होंगी दैट शुड स्टार्ट डिटोरेटिंग और बॉटमिंग आउट एक प्रोसेस इन द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। वहां पे थोड़ा एक चैलेंज रहेगा अगले 4 से 6 तिमाहियों में, बट कहीं ना कहीं आई थिंक टर्मिनल रेट शुड ऑल्सो प्रॉब्ली कम थ्रू इन द नेक्स्ट 3 to 4 months. Europe still remains in a very very strong position at this point of time. And going forward, I think जो प्लेसमेंट है इंडिया की बेस्ड ऑन दीज मैक्रो फैक्टर्स बहुत जबरदस्त है। तो मुझे लगता है आई थिंक अगले 2 क्वार्टर्स चैलेंजिंग हो सकते हैं फॉर एवरी मार्केट इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। माय कंसोलिडेशन फेज से गुजरेगा मार्केट, बट नए लीडरशिप सेक्टर्स और स्टॉक्स जो उभर के आएंगे, व्हाट वी प्रॉब्ली ट्रैक ऑन द ओनियल लेंस, आई थिंक दैट बुल मार्केट विल टेक अस लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ अदर्स। तो मेरा सिर्फ ये मानना नहीं है कि अगले 4 से 5 साल, ये डिकेड और ये सेंचुरी पूरी इंडिया के लिए है। तो आई थिंक इंडिया में फेथ रखे। ये जो चैलेंजिंग फेज आएगा, इसमें जब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यू गेट इनटू द मार्केट एंड स्टे पुट इन द सेंस आप बने रहे एंड देन राइड द रिटर्न्स दैट द मार्केट्स डू। राइट, इंटरेस्टिंग मयूरेश, बिल्कुल। लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें भी है बाजार में। आज जी एंटरटेनमेंट भी फोकस में रह सकता है। पूरी खबर क्या है, अंकुर हम तक लेकर आएंगे, उस पर पॉसिबल ट्रेड भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ राहुल शाह भी जुड़े हुए हैं आज का मुनाफे का फंडा बताने के लिए। पहले राहुल के पास जाते हैं और फिर अंकुर के पास जाते हैं। मॉर्निंग राहुल, अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे कि मिड कैप, स्मॉल कैप, कितने सारे 60-60, 50-50% स्टॉक्स अपने हाई से नीचे हैं। ऐसे में आई एम श्योर बहुत सारे मौके होंगे एक्यूमुलेशन जोन में। कौन कौन से स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं?
हाय गुड मॉर्निंग। एक तो मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप स्पेस के अंदर टाटा मोटर्स मैंने चुना है कि Okay. स्टॉक काफी टाइम से फोकस में रहा है। हम देखें तो आई थिंक दिसंबर महीने के जो मंथली सेल्स नंबर आए उसके बाद से हमने स्टॉक वापस री रेटिंग को देखने को मिला है। आई थिंक 3 ट्रिगर्स फॉर द स्टॉक। एक है सबसे बड़ा ट्रिगर, आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से चिप सप्लाई जो ईज ऑफ होता जा रहा है, तो उसमें जो टॉप 3 मॉडल्स उनके जो है उसमें मेरे ख्याल से विच कंट्रीब्यूट 74%, इसके कारण उनकी बैलेंस शीट इंप्रूव हो सकती है। सेकेंड, हम देखें कि जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि ईवी बिजनेस के में जो प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आ सकता है वो एक बेनिफिशियरी हो सकता है। थर्डली, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात सुन रहे थे टाटा मोटर्स टाटा टेक्नोलॉजीज का होल्डिंग कंपनी, और कहीं ना कहीं ये साल के अंदर जिस तरह से हम बातें सुन रहे थे आईपीओ आ सकता है, टाटा टेक्नोलॉजीज को होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट भी दे तो मेरे ख्याल से 25 to 40 रुपीज के लेवल तक उनका होल्डिंग कंपनी का शेयर पर वैल्यूएशन हो सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट लॉन्चेस जो है टाटा मोटर्स में हम देख रहे हैं कि ये साल के अंदर 3 लॉन्चेस आ सकता है, 2 ऑन द ईवी स्पेस, 1 ऑन द नॉर्मल साइड, पैसेंजर व्हीकल साइड पे। थर्डली, कमर्शियल व्हीकल की साइकिल भी हमने अच्छे खासे बेनिफिट करते हुए थे। तो इस सभी चीज के लिए मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, अच्छा वैल्यूएशन पे मिल रहा है, 16 टाइम्स FY25 का वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से डेट रिडक्शन का फोकस भी है मैनेजमेंट का, सो मुझे लग रहा है कि इंडिया बिजनेस के लिए डेफिनेटली दे विल अचीव फॉर अ डेट रिडक्शन एंड कुड बी अ डेट फ्री इन अ ईयर्स टाइम आल्सो। सो आई फील दैट टाटा मोटर्स लिया जा सकता है 550 के लक्ष्य के लिए। सेकेंड स्टॉक जो मैंने चुना है वो मिड कैप स्मॉल कैप, जैसे आप बता ही रहे थे काफी सारे अपॉर्चुनिटी आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसके अंदर से सुना है मैंने टेक स्पेस में से जेंसार टेक्नोलॉजी। ये क्वार्टर के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग था, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही शानदार थी, और जिस तरह से मैनेजमेंट का फोकस है मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए वो मेरे ख्याल से अचीव करेगा। थर्डली, आई थिंक इसके अंदर हम देखें तो 28% कैश है ऑफ द मार्केट कैप, मतलब लगाए 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से अभी 1800-1900 करोड़ रुपए का मेरे ख्याल से कैश ऑन बुक्स है, और ज्यादा टाइम अर्निंग्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और मुझे हमारा मानना है कि ये FY25 में FY23 से 25% ग्रोथ दे सकता है इन टर्म्स ऑफ पैट। तो सभी कायदे मेरे ख्याल से फेवरेबल है, और हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि Q3 के अर्निंग्स के बाद टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बॉटम आउट होते हुए देखने को लग रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है राहुल, जो बात आपको कह रहे हैं कि इस बार की अर्निंग्स के बाद टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वापस से लाइमलाइट में आए, उसमें जेंसर टेक्नोलॉजी भी ध्यान रखा जा सकता है। 350 का शेयर है। राहुल बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आप जो आज टाटा मोटर्स ढूंढा है, और आप साथ ही मैं बता दूंगा उसमें एक खबर भी आ रही है कि कुछ फंड्स उसमें वापस स्टेक ले सकते हैं, जो कि पिछली बार के मुकाबले 15% से ज़्यादा होगा, मतलब 15% उसके प्राइस ज़्यादा होंगे। तो ये शेयर आप जो रिकमेंड कर रहे हैं 540 का है, और एक खबर भी आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ी देर पहले जिन्होंने खबर ब्रेक की मिस्टर देवर्षि, वो भी हमारे साथ जुड़े थे कार्यक्रम में। खैर आगे बढ़ते हैं, और इस बीच फटाफट से अब ये देख लेते हैं कि आज की जो ट्रेड है उसमें आपको कहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से सौदे हैं जिस पे ध्यान रखें। उसमें एक खबर है जी एंटरटेनमेंट को लेकर। अंकुर के पास एक खबर ही आई है कि इंडसन बैंक की कोई इंसॉल्वेंसी की अर्जी थी जो NCLT में चली गई, और NCLT ने इसको अप्रूवल दे दिया। अब इससे जी एंटरटेनमेंट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये पूरा माजरा एक बार समझ लेते हैं अंकुर से ही। अंकुर जरा बताएं, NCLT, इंडसन बैंक और जी एंटरटेनमेंट तीनों का क्या कनेक्शन है? जी हाँ, जी एंटरटेनमेंट पर अब दिवालिया कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि इंडसइंड बैंक ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी NCLT में, जिसमें दावा किया गया था कि जी एंटरटेनमेंट एक गारंटर था जो डेट सर्विस एग्रीमेंट था लेंडर और सिटी नेटवर्क्स के बीच में, और यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट को एक तय अमाउंट अकाउंट में रखना चाहिए था, और ये डिफॉल्ट 2019 से हो रहा है, ऐसा इंडसइंड बैंक ने क्लेम किया है। और इसके लिए अब NCLT ने ये मंजूरी दे दी है कि जो पिटीशन है वो एडमिट हो गई है, और साथ ही साथ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर दिया है। अब इसका मतलब यही है कि जिस तरीके से जब भी कोई कंपनी डिफॉल्ट होती है तो एक पूरी प्रक्रिया चलती है इंसॉल्वेंसी की, वो शुरू हो गई है। अब किस तरीके से भुगतान होगा, कैसे
जो लेंडर्स का बकाया पूरा होगा वो अलग बात है, लेकिन जरूरी चीज ये है कि अब एक पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाएगा प्रक्रिया के तहत। जो आईआरपी है वो बाकी क्रेडिटर्स से भी क्लेम मंगा सकते हैं अगर किसी का जी एंटरटेनमेंट पर बकाया हो। तो ये सेक्शन 7 ऑफ जो आईबीसी है उसके तहत अब ये प्रक्रिया चलेगी। अब देखना ये होगा कि इसका जी सोनी के मर्जर पर कोई इंपैक्ट होता है कि नहीं। हमने जब पुनीत गोयनका जी से बात करने की कोशिश की तो हमें ये रिस्पांस मिला है कि फिलहाल जो सोनी के साथ मर्जर है वो तय समय पे पूरा होगा, साथ ही साथ वो सारे जरूरी कदम उठाएंगे जिससे ये इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे हो, और वो साथ ही साथ लीगल एडवाइस लेकर सारे कदम उठा रहे हैं। तो लगता यही है कि ये जो पूरा मामला है वो हायर कोर्ट तक भी जा सकता है। ठीक है अंकुर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये हमें बताने के लिए कि पूरा माजरा क्या है। हालांकि जी एंटरटेनमेंट के शेयर लगातार फिसला, अब आ गया 185 का। बीते सत्र में भी एक करीब 20 रुपए टूटा है। प्रशांत, अभी और टूटेगा क्या जी एंटरटेनमेंट? जी के लिए 195 195 ये मेक और ब्रेक लेवल होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अगर ये इसके नीचे क्लोज होता है तो मुझे लग रहा है ये 170 या उससे नीचे भी जा सकता है। तो जिनके पास भी पोजीशन हो वो ध्यान रखे 195। अगर आपको ये लेवल के नीचे ही ओपनिंग मिले तो मुझे लग रहा है कि आप एक बार निकल जाए वो बेहतर होगा, क्योंकि ओवरऑल 195 इसको पूरा स्ट्रक्चरली डैमेज कर सकता है। तो ऐसे खबरों के चलते और ये प्राइस दोनों ही अगर सिंक में रहे तो मुझे लग रहा है बहुत नेगेटिविटी आ सकती है, और अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो में हो तो आपको निकलना बेहतर होगा। ठीक है, ऑल राइट। तो आप तो यहाँ से निकलने की सलाह भी दे रहे हैं। 10% का आप प्री ओपन में देख भी रहे हैं, वहाँ पर एक डेंट पड़ रहा है, तो अवॉइड करने की सलाह प्रशांत की तरफ से। और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ आज आपको नजर रखनी है? एक्शन स्टॉक्स एक बार पूजा के साथ फिर से समझ लेते हैं। पूजा बताएं। मॉर्निंग। आई थिंक पूजा तक आवाज नहीं आ रही है हमारी, तो पूजा इतना समय देती नहीं है बताने के लिए। कौन से टॉप 5 स्टॉक्स होंगे जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्शन स्टॉक्स हैं और इसमें आज ट्रेडिंग की सलाह हम बात करेंगे फिर से। चलिए पूजा, आप सुन पा रहे हैं? पूजा, कैन यू हियर मी नाउ? मॉर्निंग जी, आज टीटागढ़ वैगन और बीएचईएल फोकस में रहेंगी। ये दो स्टॉक्स वंदे भारत ट्रेन के लिए टीटागढ़ वैगन कंसोर्शियम बीएचईएल की बोली लगी है और टीटागढ़ वैगन का 5 साल में 700 करोड़ का कैपेक्स का प्लान है। तो इस खबर के चलते आज इन दो स्टॉक्स पर नजर रखिए। डिलीवरी भी फोकस में रहेगा। कुछ बड़े फंड एक्शन हुए हैं यहाँ पर। इंटरनेट फंड ने 414 करोड़ में 1.7% हिस्सेदारी बेची है। हम आपको बता दें कि टाइगर ग्लोबल का दिसंबर 2022 में 4.6% हिस्सा था और इंटरनेट फंड का प्रमोटर है टाइगर ग्लोबल। तो ये जो हिस्सेदारी बेची गई है इसके चलते आज डिलीवरी पे कुछ असर देखने को मिल सकता है। महिंद्रा सीआई क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं कंपनी के और आय में 35% की ग्रोथ देखने को मिली है। मुनाफे में भी मजबूत ग्रोथ, 77 करोड़ से बढ़कर इस बार जो मुनाफा आया है वो 195 करोड़ का आया है सालाना आधार पर। सोनाटा सॉफ्टवेयर पर भी नजर रखिए। अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण की घोषणा की है कंपनी ने। टेक्सास की क्वांट सिस्टम का अधिग्रहण करेगी और उसका जो अपफ्रंट पेमेंट है करीब $65 मिलियन का कैश में पेमेंट करेगी और बाकी $95 मिलियन अगले 2 साल में कंपनी की तरफ से भुगतान किया जाएगा। तो इस खबर के चलते आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं एचजी इंफ्रा की। कंपनी ने रेल विकास निगम के एक प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई है और ये जो प्रोजेक्ट है ये करीब 466 करोड़ का है। तो इस खबर के चलते एचजी इंफ्रा पर भी नजर रखिए। राइट, तो ये तो कुछ स्टॉक्स रहे जिन पर आज नज़र आपको ज़रूर रखनी चाहिए। आज बाजार में हालांकि आप देखें तो प्री ओपन में भी आपको फिलहाल जो एक एजेक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा था उसके हिसाब से तो आज लगता है कि आप एक बार के लिए ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए एजेक्स निफ्टी की यही बात हम बात कर रहे थे कि बहुत रिलाय आप नहीं कर सकते हैं। अब आपको 80 पॉइंट्स नीचे भी दिख रहा है प्री ओपन में, तो आज ट्रेड तो संभल कर आपको करना ही होगा। और स्टॉक्स जो हम अभी डिस्कस भी कर रहे हैं जहां कल बहुत पैटर्न्स बन रहे थे गिरावट के, पीएसयू बैंक ड्रैगर था, आईटी ड्रैगर था, मेटल से कमजोरी थी, तो आज कैसे प्ले आउट
फॉलो करना चाहिए? एक बार कुछ स्टॉक्स भी देख लेते हैं जो अपने क्रूशल डीएमए लेवल्स के नीचे, 200 डीएमए के नीचे हैं, जस्ट लाइक आदित्य बिरला फैशन, बलरामपुर चीनी। इनमें अच्छे खासे पैटर्न्स ब्रेकडाउन के बने। हालांकि पूरी बाजार में कई सारे स्पेसेस और सेक्टर्स में गिरावट थी, लेकिन ये सेक्टर्स हैं जो अपने 200 डीएमए के नीचे भी हैं। थर्मेक्स जैसे काउंटर इस वक्त काम कर रहे हैं, और इनफैक्ट दूसरे जो काउंटर्स है उसमें ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स भी है, बलरामपुर चीनी, सीमेंट स्टॉक्स हैं। इन पर एक चलिए राय लेते हैं। हमारे साथ अब राहुल शर्मा भी बन गए हैं जेएम फाइनेंशियल से, उनसे भी बात करते हैं वो आज कैसे अपना व्यू बना रहे हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग। कल आपसे जब दोपहर को शो में बात हो रही थी तो हम 17,500 के लेवल की बात कर रहे थे, तब दूर था 17,500, और कल हमने उसके क्लोज देख भी लिया। अब आज क्या ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? रोल ओवर तो दिख नहीं रहे वीकली एक्सपायरी में कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग की कोई उम्मीद की जाए। क्या अब भी फर्दर शॉर्टिंग के मौके आप ढूंढेंगे बाजार खुलते ही? नमस्कार प्रियंका जी। देखिए, डेफिनेटली निफ्टी के अंदर एक घातक ब्रेकडाउन कल के सेशन में देखने मिला। 17,800 का लेवल ब्रीच होने के बाद काफी एग्रेसिव शॉर्ट्स निफ्टी के अंदर ऐड हुए हैं। तकरीबन 10% कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट ऊपर गया है। मेरे हिसाब से आज के दिन आज एक्सपायरी है और ऑलरेडी काफी पोजीशन स्टक है। मेरे हिसाब से प्रेशर जरूर रहेगा। अगर पॉजिटिव ओपनिंग हो भी जाती है तो मेरे हिसाब से सोल्ड इनटू होगी। मेरे हिसाब से 17,500 का जो लेवल है एक बार रिविजिट होता हुआ दिख सकता है इंट्राडे में मुझे। तो मेरा सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है यहाँ पर, जब तक 17,800 का लेवल डिसाइसिवली निकलता नहीं है। मेरे हिसाब से जो भी बाउंस बैक मार्केट के अंदर आता है एक तरह से एग्जिट अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जाएगा। बैंक निफ्टी में 40,000 का क्रूशियल सपोर्ट है। 200 दिन का ईएमए है, और इनफैक्ट ये जो 200 दिन का ईएमए है हम लिटरली चौथी बार टेस्ट कर रहे हैं। देखिए, हमने पहली बार टेस्ट किया था यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम पे, फिर हमने टेस्ट किया था सितंबर में, फिर हमने जनवरी में टेस्ट किया, और अब चौथी बार वो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत ही क्रूशियल मेक और ब्रेक एरिया है। बैंक निफ्टी में 40,000 के आसपास एरिया, निफ्टी में 17,500 के आसपास ही एरिया है। आई थिंक क्लोजिंग बेसिस में ये लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो पोजिशनली यहाँ पर स्ट्रक्चर खराब होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज एक सिल्वर लाइनिंग है कि आज के एक्सपायरी के बाद अगर कोई बाउंस बैक आता है और ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पर डिफेंड हो जाता है तो मेरे हिसाब से वापस दायरे बंद ट्रेड में मार्केट जाता हुआ दिखेगा। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। आपके शेयर्स कौन से हैं सर, प्लस माइनस दोनों वाले? जी हाँ, देखिए, यहाँ पर डिफेंसिव के साथ जाना चाहूंगा। प्लस में आईटीसी का सेटअप हमें यहाँ पर काफी अच्छा दिखाई देता है। इनफैक्ट स्टॉक में अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, और मेरे हिसाब से 400-420 तक के मूव यहाँ पर आईटीसी में पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छा कंसोलिडेशन है। इनफैक्ट अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 370 का स्टॉप लॉस लगाकर आईटीसी को बाय करने की राय रहेगी। 380-385 की रेंज में से एक्यूमुलेट करे, और मुझे लगता है स्लो स्टडी हो सकता है। 4-5 सेशन, 7-8 सेशन लगे, 400-420 तक के लक्ष्य हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है आईटीसी। का सौदा है आपका? जी देखिए, शॉर्ट की तरफ एक बजाज फाइनेंस में यहाँ पर बेरिश बायस है। स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया कल 6300 के नीचे, और मेरे हिसाब से 6000-5900 तक के लेवल्स आपको बजाज फाइनेंस में आते हुए दिख सकते हैं। तो पोजिशनली एक बेरिश आउटलुक बजाज फाइनेंस में, एनबीएफसी में, बैंक्स में हमने देखा काफी एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर था। बैंक निफ्टी ने इनफैक्ट नीचे के सारे शॉर्ट के टारगेट्स को अचीव किए। मेरे हिसाब से ये रब ऑफ अप एनबीएफसी में आता हुआ दिखेगा। तो लॉन्ग में आईटीसी की राय रहेगी, और शॉर्ट में हमें लगता है कि बजाज फाइनेंस को 6400 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना चाहिए। 5900 तक की डाउनसाइड बजाज फाइनेंस में आते हुए दिखता है। आईटीसी तो खैर आपको पता ही है कि टॉप गेनर्स रहा है इस पूरे महीने के अंदर, और इस बारी आज मंथली एक्सपायरी भी है, तो हम पोल वगैरह भी आपके सामने लेके आएंगे बाजार खुलने के बाद, एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद। बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा है जो हम आपके सामने रखेंगे, आज दिन भर में रख रहे हैं, और एक खास कार्यक्रम आज आप 12 बजे भी देखेंगे, एक्सपायरी स्पेशल है डेरिवेटिव्स का। खैर आगे बढ़ते हैं। आज जब ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आ रही थी उसमें डिलीवरी को लेकर एक टारगेट निकल गया 500 रुपये तक का। एक बार मयूरेश आपसे रिकमेंडेशन चाहते हैं, डिलीवरी आपकी लिस्ट में है, आप बाय करेंगे यहाँ पे इस लेवल पर? नहीं मुझे आई थिंक काफी कुछ पेन से गया है स्टॉक, अर्निंग्स में डिटोरेशन देखा है। मैनेजमेंट इज नॉट क्लियर कि प्रॉफिटेबिलिटी की जो एक सस्टेनेबिलिटी है ये किस तिमाही में वापस आएगी, वो अगली तिमाही है, नेक्स्ट तिमाही है। जो एक हम स्लम देख रहे हैं ग्लोबल मैक्रोस के वजह से, इस पे थोड़ा इम्पैक्ट या प्रभाव डेफिनेटली आएगा लॉजिस्टिक कंपनीज पे। डिलीवरी हैज प्रोबेबली बीन हिट द मोस्ट व्हेन इट कम्स टू अर्निंग्स। तो नहीं, एटलीस्ट फ्रॉम दिस स्पेस डिलीवरी पे अभी कोई राय नहीं है। आई थिंक वी बिलीव देयर आर बेटर स्टॉक्स इन द कैपिटल गुड्स स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस।
मयूरेश, ऑटो पैक लगातार अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है और बड़े रीजंस भी हैं। यहाँ कैपेक्स हो, बड़े बड़े फंड्स इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। टाटा मोटर्स को तो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया। आपको याद होगा टीवीएस मोटर पर भी पिछले हफ्ते खबर आई थी, वहाँ भी एक बड़ा फंड आ सकता है। इस पूरी बास्केट में अगर हम ब्रेक डाउन करके कमर्शियल व्हीकल को, टू व्हीलर को और पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो कौन सी बेट सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त दिख रही है? क्या ये सेक्टर पूरा ही तीनों स्पेसेस से कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल होंगे इस पूरे साल, या आपको लगता है कि आउट परफॉर्मेंस में भी, क्योंकि टू व्हीलर ज़्यादा चले नहीं थे, वहाँ से बड़ी आउट परफॉर्मेंस हो सकती है? क्योंकि आप बाजार को देखें तो बजाज ऑटो, हीरो मोटर को ये भी कभी भी नहीं हो रहे हैं। मयूरेश, did you hear my question? Sorry. Okay. Sorry. No problem. अच्छा मयूरेश, आप मेरा क्वेश्चन नहीं सुन पाए थे? ओके, नो प्रॉब्लम। आई वाज सेइंग कि ऑटो पैक को आप कैसे इस वक्त स्प्लिट करके देखेंगे? क्या तीन बकेट्स में से जो कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर स्पेस, इन पर एक अलग अलग व्यू रखना होगा, या पूरा पैक जैसे अभी तक बाजार में वीकनेस होने के बाद भी, डिस्पाइट द वीकनेस, ये पैक वीक नहीं हो रहा? और रीजन फंडामेंटल कितने सारे हैं। टाटा मोटर्स को भी हम डिस्कस कर रहे थे, बड़े फंड्स, सवर्न फर्म्स इसमें इंटरेस्टेड है, डेट को रिस्ट्रक्चर लगातार ग्रुप्स कर रहे हैं और डिमांड तो बहुत स्ट्रांग है इस पूरे स्पेस में। टॉप बेट्स क्या होंगी आपकी? नहीं, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक डिमांड प्रॉब्लम रिमेन्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग। जितने भी इश्यूज है सेमीकंडक्टर से लेके इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन तक, जहां पे इनको प्राइस इंक्रीजेस लेनी पड़ी, द वर्स्ट इज प्रोबेबली बिहाइंड अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल्स, जो आप देख रहे हैं, नए नए मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैंने वो टाटा मोटर्स हो, मारुति हो, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट काफी तगड़ी है। जो इन्वेस्टमेंट से कर रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी पार्ट, वहां पे भी आई थिंक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स होगी है। मॉडल शुड स्टार्ट रोलिंग आउट इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो हमें लगता है आई थिंक इंडिविजुअली ईच बकेट में जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं, जहाँ पे अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी अभी भी मेंटेन्ड है और हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड, M&M probably looks very strongly placed O'Neill Lens के ऊपर when it comes to passenger vehicles। यहाँ पे थोड़ा ट्रैक्टर्स का भी तड़का है, जहाँ पे आनंद महिंद्रा साहब खुद कहते हैं कि शायद एक रिकवरी देखने मिलेगी अगले कुछ तिमाहियों तक। एमिशन नॉर्म्स भी आ रहे हैं जो शायद प्री बाइंग को सपोर्ट करे फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के लिए। टू व्हीलर्स में आई थिंक टीवीएस मोटर्स हैज रिमेन्ड द वेरी वेरी रिजिलियंट। जो नई ईवी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, जो एग्जिस्टिंग सेल्स चल रही है, जो मार्जिन परफॉर्मेंस रहा है 10% के आसपास, यहाँ पे आई थिंक अर्निंग्स मोमेंटम शायद बरकरार रहे। एंड विद इन द कमर्शियल व्हीकल पार्ट थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ बिल्टअप होनी चाहिए इन स्टॉक्स लाइक अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स भी इसमें शामिल होता है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो हम देख रहे हैं, जनरली आई थिंक जो एक कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग हो रही है, वेयर हाउसेस से लेके कोल्ड स्टोरेजेस तक, एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस कनेक्टिविटी दैट वी आर प्रोबेबली एक्सपेक्टेड टू सी विद मोर कॉरिडोर्स कमिंग थ्रू, ये दोनों स्टॉक्स को फोकस में रह सकते हैं। बट ऑटो एंसिलरीज को भी ध्यान में रखें। तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्पेस इंटरेस्टिंग है, बट थोड़े सिलेक्टिव रहना चाहिए पूरी स्पेस। अच्छा, स्पेस चल रही है ऑटो भी और ऑटो एंसिलरी भी, इस पर तो ध्यान आप रख सकते हैं। लेकिन आज शॉर्ट कैंडिडेट और कौन कौन से हो सकते हैं जहां पैसा बन सकता है? राहुल, कल आदित्य बिरला फैशन में भी अच्छी खासी गिरावट थी, 5-5.5% की। क्या ये काउंटर और फर्दर शॉर्टन कैंडिडेट है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, काफी स्ट्रांगली ये बेयर ग्रिप पे है काउंटर। इनफैक्ट एक इसमें बेस था 240 का, जिसने इसे वायलेट किया है कल के सेशन में। वॉल्यूम्स काफी जबरदस्त है। मेरे हिसाब से ये मेल्टडाउन हमें तकरीबन नीचे में जो इसका जून के महीने के लोज थे तकरीबन 220-222 के आसपास, आई थिंक वहां तक मेल्टडाउन देखने को मिल सकता है। तो 240 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की राय रहेगी मेरे हिसाब से। क्लियरली यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी फेवरेबल दिखाई देता है, और ब्रेकडाउन स्टॉक के अंदर एक्सपायरी के पहले देखने को मिला है। तो सारे क्रूशियल एवरेजेस के नीचे है। टेक्निकली यहाँ पर काफी वीकनेस है। मेरे हिसाब से इसे शॉर्ट करके चला जा सकता है 220 के लक्ष्य के लिए। ठीक है प्रशांत, जरा स्पीड से बता दिया है। 2-4 शेयर आपसे पता करनी है। पहले टीटागढ़ वैगन, जिस पे खबर है, खबर आ जाएगी स्क्रीन पर। शेयर देख के जरा बताइए आज खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसका जो पैटर्न है वो, हेलो प्रशांत, हेलो, हाँ बताइए जी डिपी जी। ओवरऑल मुझे इसका जो पैटर्न है वो काफी दिनों पहले थोड़ा वीक हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए और इसको 1-2 दिन स्टेबलाइज होने दीजिए खबर के चलते, फिर इसमें पोजीशन बनाइए। फिलहाल मैं इसमें पोजीशन नहीं लूंगा, मैं थोड़ा इसको वॉच लिस्ट पे रखूंगा। ओसिस प्लस करेंगे, आज गैप के साथ खुलेगा 0.5% ऊपर। प्रशांत जी, और अगर हम देखें तो इसके डेली चार्ट में करीबन एक 212-213 इस जगह पे एक बहुत बड़ी गैप है,
तो इस गैप के ऊपर क्लोज होने दीजिए, यानी 212 213 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो हम इसको 204 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय कर सकते हैं। तो एटलीस्ट एक दिन के क्लोज के लिए वेट कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। 204 212-13 के ऊपर क्लोज हो जाए, 204 का स्टॉप लॉस, और वहां से आप बहुत कंफर्टेबली 225 से लेके 235 इस जोन के लिए टारगेट कर सकते हो। ओके ठीक है, 30 सेकंड रह गए मार्केट ओपन होने में। तो कुल मिला के सारी बात यह है कि आज जो भी पुल बैक आता है, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है पुल बैक बेचने के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा पुल बैक आएगा, कितना आएगा उसको लेकर अभी भी डाउट है। 17,500 आपका अहम सपोर्ट है, और जिस पे अभी तो 74 पॉइंट एथिकली देखा जाए तो हम ऊपर हैं। अगर आज 74 पॉइंट खो देंगे तो फिर हम 17,500 को भी रीटेस्ट करके इसके शायद नीचे ना चले जाएं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज़्यादा होंगे। आज शुरुआत में आपको ब्रेथ अच्छी चाहिए मार्केट की, शॉर्ट कवरिंग बैक टू बैक चाहिए, बड़े शेयर्स की लीडरशिप चाहिए। अगर ये नहीं होता तो बाजार के अंदर दिक्कत आएगी। बैंक निफ्टी ज़्यादा वल्नरेबल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज ट्रेड थोड़ा कम वॉल्यूम हल्के हाथ से कीजिएगा, उतर के जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। ओपनिंग बेल आपकी हुई और 850 शेयर है जो आज बढ़कर खुल रहे हैं। एथिकली हमारे हिसाब से 1000 शेयर आने चाहिए थे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी 850 शेयर्स तो है। 350 शेयरों के साथ नुकसान मिला, और जो शुरुआती 6-10 पॉइंट की ही सिर्फ बढ़त देखने को मिल रही है। ये जो 50-60 पॉइंट आपको एसजेक्स निफ्टी दिखा रहा था, ऐसा अभी तो कुछ नहीं है ओपनिंग में तो कम से कम। बैंक निफ्टी ने अच्छी चीज़ ये की है कि 40,000 को स्पॉट में रीगेन कर लिया। इसका फ्यूचर्स ऑलरेडी 40,000 के ऊपर था, लेकिन स्पॉट फिसल गया था इसका। और वैसे भी इसके अंदर अब जो डिफरेंस है प्रीमियम और स्पॉट्स का, प्रीमियम और फ्यूचर्स का, वो बेहद कम हो गया है। तो 40,000 के ऊपर आना इट्स अ गुड साइन कि मार्केट हो सकता है थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ से और करने की कोशिश करे, क्योंकि पिवट्स पॉइंट्स होते हैं सारे। आ जाते हैं निफ्टी के गेनर्स पे। निफ्टी को आज मजबूत कौन कर रहा है शुरुआत में? आज आप देख रहे होंगे तो आईटी कंपनीज का थोड़ा पार्टिसिपेशन है, और वेटेज में ना भूलिएगा कि बैंक के बराबर वेटेज रखते हैं आईटी कंपनीज। एचसीएल टेक ऊपर है, उसमें से टीसीएस ऊपर है, टेक महिंद्रा ऊपर है। ये कुछ 3-4 शेयर्स हैं जो आईटी के ऊपर है। आज ओएनजीसी के अंदर भी मजबूती है, करीब 1 से 1.5% की। यूपीएल भी 0.5% ऊपर है। जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर थोड़ी थोड़ी तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। ये शुरुआती नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इंडेक्स को छोड़कर अलग से देखेंगे तो आपको अलग तस्वीर दिखेगी। एक अच्छी बात है कि एडवांसेस अब 1000 का नंबर आ चुका है, लेकिन डिक्लाइंस के अंदर भी इंप्रूवमेंट हुई है। आते हैं नेक्स्ट 500 वाले शेयर्स, यानी कि मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स के अंदर। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लेमन ट्री, जिस पे होटल खुलने की एक नई खबर आई है, भोपाल में होटल खोल रहे हैं, ये शेयर ऊपर है। गेल पे आज ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आई, ये शेयर ऊपर है। शिल्पा मेडिकेयर के अंदर बैक टू बैक बाइंग हो रही है। जेंसर टेक्नोलॉजी और राहुल शाह का कॉल था, ये आज ऊपर है। महिंद्रा सीआई पे भी एक खबर आई है, त्रिमूर्ति के अंदर हमने ऐड किया, इसकी अर्निंग्स 35% बढ़ी हैं, ये भी आज 2% ऊपर है। जो शेयर कमज़ोर हैं उसमें जी एंटरटेनमेंट पिट गया 5.5%। इस पेंडिसन की अब जो एक सुनवाई है वो एनसीएलटी अब करेगा उसकी एक अपील पे। आईआरबी इंफ्रा के अंदर प्रॉफिट बुकिंग 7% नीचे, और अडानी के जो कैश के स्टॉक्स हैं वो आज फिर से 5% के लोअर साइड के ऊपर है। जिस चीज़ का डाउट था वही मार्केट के अंदर हो रहा है कि बाजार अपनी बढ़त को तो आ ही नहीं रहा है, तो करेगा क्या? तो उसके बाद आप देखिए निफ्टी आ चुका है लाल निशान में। ज़्यादा डीप कट तो नहीं है, बट फिर भी कट तो है ही। एक बार बैंक निफ्टी को वापस से स्क्रीन पे दिखाइएगा। बैंक निफ्टी ज़्यादा क्रिटिकल है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी के पास तो अभी भी 17,500, बट बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एक बार प्रियंका से वापस से कनेक्ट करते हैं, वो मेहमानों से जोड़ के आपको ये बताएंगे इस समय क्या करना चाहिए जब हरा निशान दिखाने के बाद निफ्टी वापस लाल हो गया। बिल्कुल, लाल निशान तो हुआ है। और एक बार आपने लार्ज कैप्स की तो बात की, एक बार मिड कैप में देख लेते हैं। जी पे 6% का डेंट आपको दिख रहा है। कुछ स्टॉक्स जो चल भी रहे थे, चाहे समर्स का ट्रिगर था, वहाँ पर भी अब आपको वर्न बेवरेजेस जैसे काउंटर्स वीक दिख रहे हैं। व्हीकल फाइनेंसेस जैसे एमएनएम फाइनेंसेस, वहाँ पर आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल, ये भी कल आपको प्रॉफिट बुकिंग इनमें भी दिख रही थी, इन पर भी दबाव था, सेलिंग प्रेशर, तो आपको वो क्लियरली दिख रहा है। गैस काउंटर्स इस वक्त कंपेरेटिवली बेटर दिख रहे हैं, चाहे आप जेएसपीएल की बात करें, गुजरात गैस की बात करें, गेल पर भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये कुछ स्टॉक्स है जो चल रहे हैं, और एट द सेम टाइम कुछ आपके न्यू एज स्टॉक्स में आपको ऑन एंड ऑफ इनमें भी बाइंग दिखते हैं, जैसे डिलीवरी, पीबी फिनटेक जैसे काउंटर्स। एक बार समझ लेते हैं एक्सपर्ट्स को कैसा लग रहा है इस वक्त। कुछ दिख तो रहा था, ऐसा ही रहा था कि बाजार होल्ड नहीं कर पाएगा गेन्स और फर्दर स्लिप कर सकता है। तो अगर 17,500 आज के दिन में टूटता है या फिर इसे बचा लेता है बाजार, तो रेंज क्या नीचे की तरफ होनी चाहिए और प्रेशर कहाँ से, कौन से सेक्टर से सबसे ज्यादा अमाउंट होगा? शॉर्ट्स क्या बैंक्स में ढूंढे यहाँ से?
जी हाँ, प्रियंका, देखिए आपने सही कहा, जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी वही हुआ। हल्का सा गैप अप, ओपनिंग का गैप अप भी नहीं कह सकते, फ्लैटिश ओपनिंग थी विद पॉजिटिव बायस एंड दैट हैज बीन सोल्ड इनटू। बट अगर 17500 को आज हम होल्ड कर जाते हैं, एंड एज आई सेड इट्स एक्सपायरी एंड फनी थिंग्स हैपन, तो अगर मान लीजिए 17500 को आज हम होल्ड करने में सक्सेसफुल रहते हैं, देन आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि वहां से 50-100 पॉइंट की रैली और आ जाएगी, विच इज 17600, 17650, ये आपका रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। 17700 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल बेस है। अगर ये 17600 पे शिफ्ट होता है, सो देन आप निफ्टी को करीब इसी रेंज के आसपास की वो टेक 50 पॉइंट्स एक्सपायर होते हुए देखेंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो जैसा मैंने सुबह भी कहा था, मेरे लिए जो अगला लेवल है वो 17350, जहां पे निफ्टी का 200 डीएमए बन रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द क्रूशियल पॉइंट। बैंक निफ्टी इज हेवीली इनटू एन ओवरसोल्ड टेरिटरी, तो हो सकता है यहां से फर्दर प्रेशर इसमें ना बने, हो सकता है कि शायद ये होल्ड कर जाए, थोड़ी सी रिकवरी हम यहाँ पे भी देखें। बट मुझे लग रहा है जो सेलिंग प्रेशर है ये बाकी सेक्टर से आ सकता है। जैसे मेटल्स अभी हमें पॉजिटिव दिख रहे हैं, बट वी नो हाउ मेटल्स, हाउ फास्ट मेटल्स टर्न, सो दैट इज वन स्पेस। जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, इनकी कमेंट्री के बाद रियल्टी स्पेस में थोड़ा प्रेशर आया था। सो दीज आर कपल ऑफ पॉकेट्स जहां से प्रेशर बन सकता है। स्टेट पैक पे तो प्रेशर है, 7 महीने के निचले स्तर पर आपको पूरा रियल एस्टेट पैक भी दिख रहा है, तो वहाँ तो प्रेशर है। लेकिन इस बीच अगर पिछले कुछ मिनटों में आप देखें तो बैंक्स अगर वीक हुए हैं, तो निफ्टी में आपको जो स्ट्रेंथ दिखी है या फिर जो एक रिकवरी दिखी है वो आपको स्टील काउंटर, जैसी राइटली पॉइंटेड, मेटल्स में से मेटल कैन बी अ सरप्राइजर, जेएसडब्ल्यू स्टील में दिखी है, टेक महिंद्रा में। कुछ फंडामेंटल रीजन दूसरे हैं जिस वजह से ये चल भी रहा है। और आईटी काउंटर्स में आपको विप्रो, एचसीएल टेक, तो आईटी बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। और क्या ये ट्रेड थोड़ा सा सीरियसली यहाँ से परस्यू किया जा सकता है? क्या आईटी में पोजीशनिंग ली जा सकती है, राहुल? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आईटी में रिलेटिवली स्ट्रेंथ अभी तक बनी हुई थी, लेकिन इवेंचुअली कल के सेशन में हमने देखा कि जो इसका शॉर्ट टर्म 20 का मूविंग एवरेज है वो उसने टेस्ट किया। एक रिबाउंस यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, लेकिन पूरे मार्केट में मेरे हिसाब से रिलेटिव बेसिस पर अगर आप कंपेयर करें तो आईटी थोड़ा सा जो टेक्सचर है आईटी का वो बाय ऑन डिप का है। तो मेरे हिसाब से अगर पोजिशनल बायस हो, अगर इस डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे ढूंढनी है, तो दो सेक्टर से जहाँ पे हमें लगता है कि अच्छा रिबाउंड देखने को मिल सकता है अगर मार्केट रिवर्स हुआ, तो उसमें से आईटी एक है और दूसरा कैपिटल गुड्स है। आई थिंक आईटी में यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। एक भाव पे ना ले, निबल करेगी, बिकॉज आज वोलेटिलिटी रहेगी, एक्सपायरी है। इनमें से जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा इन्फोसिस। इन्फोसिस में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, लेकिन ये पोजिशनल ट्रेड है, मतलब ये 1 या 2 दिन का ट्रेड नहीं है। मेरे हिसाब से पोजिशनली अगर आप इसमें रखते हैं तो 1500 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कीजिए और इसे एक्यूमुलेट कीजिए इन लेवल्स पर, और इंट्राडे में डिप आता है तो कीजिए। मेरे हिसाब से 1650 तक के लेवल्स आपको इवेंचुअली इन्फोसिस में पोजिशनली देखने को मिलेंगे। और जहां तक कैपिटल गुड्स का सवाल है, मेरे हिसाब से एलएनटी रिमेन्स वन ऑफ आवर टॉप पिक्स। 2200 के आसपास वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक ने लगातार अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को ऑनर किया है। 2150 के आसपास ये एवरेज अभी आता है, तो 2150 से लेके 2200 की रेंज में एलएनटी को अक्यूमुलेट करे। मेरे हिसाब से 2100 का स्टॉप लॉस यहाँ पर कारगर रहेगा, और मुझे लगता है कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर अभी भी कैपिटल गुड्स का बाय ऑन डिप का है और जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी बरकरार है। तो ब्रॉडर मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर है, लेकिन जो पॉकेट्स में स्ट्रेंथ बनी हुई है, आई थिंक वहां पर बाय ऑन डिप की रणनीति की जा सकती है। राहुल, रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या माहौल बन रहा है? 2330 वाला एक बार 2450 गया, फिर रिवर्स हुआ है, इस समय कमजोर है डेज लो की तरफ। क्या ये 2300 के आसपास जाएगा, और क्या वहां अटेम्प्ट करना चाहिए, या 2330 2350 के आसपास ही एक बार देख लेना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से रिलायंस में फ्रेश शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं बनती है, बिकॉज हमने एक पुल बैक देखा है 2350 के आसपास, 2350 2360 के रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स है रिलायंस को। तो मेरे हिसाब से इनफैक्ट मार्केट अगर स्टेबलाइज होता है, निफ्टी अगर 17500 का लेवल वायलेट नहीं करता है आजकल में, तो रिलायंस में एक रिकवरी, एक बाउंस बैक का मूड माहौल बनेगा यहाँ पर। तो इसे फ्रेश शॉर्ट तो ना करे। इनफैक्ट मार्केट स्टेबलाइज होने पर मुझे लगता है कि ये वापस से, यानी कि 2450 तक के लेवल से उन ट्रेजेक्टरी में वापस जाने का पूरा दमखम रखता है। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करने का यहाँ पर राय रहेगा। 2350 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर देखा जा रहा है। ओके, 2350 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको नजर आ रहा है। दूसरा, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। 1250 वाला इंडसइंड बैंक लेके आइए। इस समय बैंकिंग में कमजोरी है, अनवाइंडिंग हो रही है। मार्च में अच्छे नंबर्स शायद रहेंगे, उसके बाद एनआईएम में प्रेशर आएगा। ये व्यू भी कुछ लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है, लेकिन क्या ये मौका अच्छा है? इंडसइंड बैंक 1090 के आसपास। प्रशांत, आप बताएं, इंडसइंड बैंक में क्या स्ट्रैटेजी लेंगे? एक महीने में 125 रुपये उतर गया है।
जी अजय जी, ओवरऑल ये जो स्टॉक था ये बार बार 1200 को रेजिस्ट ही कर रहा था, और 1200 से हर बार इसमें एक बहुत सिंपल शॉर्ट ट्रेड बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हो रहे थे। 1200 पे लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा। अब इस लेवल पे अगर मैं देखूं तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि एक 1075 से लेके करीबन 1110 ये बड़ा गैप सपोर्ट है। तो अगर कोई बाय करना चाहे तो 1070 के स्टॉप लॉस से करे, और प्योरली कैश में ही करे, फ्यूचर्स में नहीं करे, क्योंकि कैश में आप क्वांटिटी प्लान कर सकते हो, आप रिस्क मैनेज कर सकते हो। तो 1075 के नीचे यानी आप 1070 कह सकते हो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। करीबन आपकी रिस्क 18 पॉइंट के, आप अगर 5000 के रिस्क लेना चाहते हो तो आप वो हिसाब से क्वांटिटी लो, क्योंकि पर शेयर आपकी रिस्क करीबन 18 रुपए की है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फिलहाल मैं इसको सिर्फ वेट करूंगा, ये फिर से अगर 1100 1120 की तरफ जाए तो मैं एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। बट क्योंकि एक इन्वेस्टर फ्रेंडली लेवल पे आया हुआ है तो डेफिनेटली रिस्क के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। मार्केट के अंदर पहले 10 मिनट के अंदर कशमकश, कांटे की टक्कर जिसे कहते हैं ना, वो चलती हुई दिख रही है। दोनों अपने अपना दाव खेल रहे हैं। बुल्स कहते हैं कि उनको थोड़ा रिकवरी चाहिए और शॉर्ट्स कहते हैं कि अब हम रिकवर होने नहीं देंगे। उसकी दो बड़ी वजह है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो आप इंडिया विक्स का चार्ट दिखाइए, विक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, ये किसी तरफ के कोई सिग्नल नहीं दे रहा कि बढ़ रहा है कि गिर रहा है। और दूसरा, अगर आप एडवांस डिक्लाइन भी दिखाएंगे तो पहले 50 शेयर्स जो निफ्टी के हैं वो करीब करीब आमने सामने खड़े हैं, 25-25 शेयर लेके। वो वेटेज के हिसाब से भी मैनेज हो रहा है। अगर रिलायंस आपको कमजोर कर रहा है तो टीसीएस आपके सामने आके खड़ा हो गया। हालांकि अगर आप एफ&ओ के 200 शेयर्स करीब चेक करेंगे तो वहां पे पलड़ा बुल्स वालों का ज्यादा, बियर्स वालों का ज्यादा भारी है, 124 शेयर आपको दिखेंगे। अदरवाइज वैसे कांटे की टक्कर आपस में चल रही है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। अभी 10 मिनट में आपको और पिक्चर क्लियर होती जाएगी। एक दो शेयर और है जहां पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उसमें केपीआईटी टेक्नोलॉजी है। अमूमन इसको थोड़ा सेफ्टी वाला शेयर माना जाता है। आईटी का, टेक्नोलॉजी का, कई चीज़ों का फ्लेवर इसके अंदर है। राहुल, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, केपीआईटी टेक 822 रुपए। जी हाँ, देखिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स रहा है, और इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट ने स्ट्रगल किया, लेकिन बहुत ही अच्छी आउट परफॉर्मेंस इस काउंटर में बनी रही है। मेरे हिसाब से इसका टेक्सचर अभी भी बदला नहीं है। इनफैक्ट ये जो पुल बैक देखा है इसमें वॉल्यूम्स डिक्लाइनिंग है, यानी कि जो मेजर इंटरेस्ट है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स का इंटरेस्ट है वो अभी भी बना हुआ है। और मेरे हिसाब से जो भी डिप इसमें आती है, एक अच्छी खरीदारी के मौके रहेंगे। अब क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स कहाँ पर है, देखिए एक सपोर्ट लेवल 790 के आसपास है। आई थिंक 790 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहता है। हो सकता है थोड़ा सा नीचे और स्लाइड करे, यहाँ पर बाइंग करने के मौके देखे जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि बाउंस बैक में जब ये रिवर्सल आएगा तो वापस 870 का इसका जो प्रीवियस आया था वो निकलता हुआ दिखेगा। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए। 790 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है। 790 पे जब आता है तो आपको 750 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है। और मुझे लगता है तकरीबन 870 से लेके 900 रुपीज तक के टारगेट्स यहाँ पर बनते हुए दिख सकते हैं। तो काफी अच्छा रोबस्ट सेटअप है। इनफैक्ट अच्छे सेटअप में बाय ऑन डिप वाली रणनीति यहाँ पर अच्छी साबित हो सकती है। पीएनबी से काफ़ी उम्मीदें थी। पीएनबी अच्छा चला भी, लेकिन उसके बाद अच्छा टूटा भी। पीएनबी इस सीरीज का सबसे लास्ट पिछले एक हफ्ते में वॉलेटाइल स्टॉक्स बन रहा है। प्रशांत, एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए पीएनबी पे। ये 50 के नीचे मिल रहा है। आज शुरुआती डाटा इतना बुरा नहीं है, थोड़ा कवर्स भी करवा रहा है। आपकी रिकमेंडेशन? जी डिम्पी जी, अगर मैं इसको देखूं ओवरऑल और कल के हिसाब से, तो मुझे लग रहा है कि आज की ओपनिंग एक डिसेंट लेवल पे है, और जो कल का लो बना हुआ था 47.50, तो उसके जस्ट नीचे 47 एक सपोर्ट होता है। तो वो हिसाब से क्योंकि रिस्क कम है कोई बाय कर सकता है, और 47 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ताकि आपके रिस्क हार्डली एक 1 पॉइंट के हो, जो कि आप ले सकते हो। और इसमें पुल बैक आपको कहां तक मिलेगा, तो ऐसा मत एक्सपेक्ट कीजिए कि प्रीवियस हाइस को छुएगा। हम 1 पॉइंट के रिस्क ले रहे हैं, और उसके सामने करीबन मुझे लग रहा है हम 50 से लेके 51, यानी अगर हमें 4 पॉइंट का रिवॉर्ड मिल जाए तो भी एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड होगी। प्योरली वो हिसाब से आप ये पुल बैक ट्रेड प्लान कर सकते हो। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। कुछ शिल्पा मेडिकेयर 300 रुपए ऑलमोस्ट देर, आज भी 5% की तेजी। अभी भी यहाँ पे जूस बचा है आपके हिसाब से? 6% की तरफ चला गया। जी हाँ, देखिए इसमें अप
ट्रेंड जो है ये बिल्कुल वॉल्यूम के साथ आया था। हल्का सा जो हमें इस लेवल पे रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, इट इज नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग। आई थिंक कल भी हमने स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया था, जहां पे हम यही बात कर रहे थे कि 300 के आसपास इसका एक टिपिकल रेजिस्टेंस जोन है, जहां पे थोड़ा सा सप्लाई देखने मिल सकता है। आई थिंक ये उसी रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से, उसी सप्लाई प्रेशर के हिसाब से रेजिस्ट कर रहा है। बट वंस दैट लेवल इज क्रॉस्ड, आई डोंट थिंक कि ये करीब 325 से 340 के जो लेवल्स हैं इसके पहले रुकेगा। तो ये जो अक्यूमुलेशन चल रहा है, एंड मार्केट्स में देखिए बहुत ही सिलेक्ट पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे आपको अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है, देन व्हाई नॉट स्टिक विद देम। तो ये स्टॉक है जहां पे आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। एक टाइट स्टॉप लॉस लेके चले 280 का, और जैसे मैंने बताया पहला टारगेट आपके लिए 325 रहेगा, दूसरा टारगेट 340 का। एक और स्टॉक राहुल मैं आपसे समझना चाहूंगा, वो है रैडिको खेतान। काफी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। अगर हम इसको कंपेयर के यूनाइटेड स्पिरिट्स से, वो खैर एफएनओ स्टॉक है, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है और रेडिको आउट परफॉर्म कर रहा है। रेडिको 52 वीक हाई करीब है और यूनाइटेड स्पिरिट्स 52 वीक हाई से बहुत दूर है। इसमें कहाँ आप देखते हैं ये नीचे कितना जा सकता है यूनाइटेड स्पिरिट्स, और रेडिको किधर जाते हुए देखते हैं हम? देखिए, मेरे हिसाब से दोनों का कंपैरिजन करें तो क्लियरली हेड एंड शोल्डर्स ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें रेडिको में क्लियरली दिखाई दे रही है, और मेरे हिसाब से फॉलिंग मार्केट में भी इसने अपने क्रूशियल लेवल्स, क्रूशियल सपोर्ट्स को होल्ड किया है। हायर लो का सेटअप अभी भी इंटैक्ट है। मेरे हिसाब से 1200 तक की ट्रेजेक्टरी आपको रेडिको में देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट ये जो हायर लो का सेटअप है, क्लियरली एक बेस शिफ्टिंग यहाँ पर होती हुई दिख रही है। तो 1070 के स्टॉप लॉस से रेडिको को बाय करने की राय रहेगी। और जहां तक मेरे हिसाब से यूनाइटेड स्पिरिट्स का सवाल है, इनफैक्ट क्लियरली यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है 740 के नीचे, और मुझे लगता है अगला पड़ाव सीधा 700 710 के आसपास आता है। तो क्लियरली एक्सपायरी का प्रेशर है, क्लियरली यहाँ पर एक ब्रेकडाउन है, और ब्रॉडर मार्केट के साथ में यहाँ पर काफी एग्रेसिव करेक्शन देखने को मिला है। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकली डाइवर्जेंस जरूर है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का सेंटिमेंट ही ऐसा है कि कोई भी स्टॉक्स क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स होल्ड नहीं कर पा रहे। तो 700 710 के टारगेट के लिए बेरिश बायस रखिए मैकडॉवेल में, और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 750 का, और मेरे हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट बायस बनाया जा सकता है। तो दोनों ट्रेड में आई थिंक रेडिको क्लियरली स्ट्रॉन्ग है, जहां पर स्ट्रेंथ है वहां पर लॉन्ग रखिए, और मैकडॉवेल में एक फ्रेश ब्रेकडाउन है आज 740 के नीचे, तो क्लियरली यहाँ पर बेयर्स का पलड़ा भारी रहेगा। मैनेजमेंट चेंज ने भी थोड़ा सा वरी तो किया है बाजार को, ठीक है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की मैं बात कर रही थी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप अवॉइड करना चाहेंगे राहुल। लेकिन कल जब हम शो में बात भी कर रहे थे दोपहर को, तो ये बात हो भी रही थी कि बाउंस बैक में जब मौका मिलेगा तो आप सीमेंट पर नजर जरूर डालें। अल्ट्राटेक सीमेंट पर आप बात कर रहे थे। अब यहाँ पर एक ये रिवर्स भी हुआ है, ओपन इंटरेस्ट में भी तेजी है और इनफैक्ट गेनिंग में भी है, प्राइस भी गेन हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट को यहाँ से प्लस करेंगे या अभी और रुकने की सलाह होगी, क्योंकि आप 17,500 के आसपास बात कर रहे थे इसे लेने की? या प्रियंका जी, आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड। इनफैक्ट कल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ अल्ट्राटेक में, 7192 का स्पॉट में लो था। आज इनफैक्ट मार्केट में वीकनेस आने के बाद भी स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। क्लियरली यहाँ पर बाइंग के संकेत दिख रहे हैं, हालांकि वॉल्यूम्स इतने पिकअप नहीं हुए, बट मेरे हिसाब से जो सीमेंट की इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो अभी भी इंटैक्ट है। 7200 पे कल जैसे आपके शो पे बताया था कि रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग्स के लिए फेवरेबल है, तो इसे बाय करके चला जा सकता है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस आप लगाइए 7100 का, और मुझे लगता है कि 7450 7500 के लेवल्स यहाँ पर रिविजिट होते हुए दिखेंगे। निफ्टी भी एक तरह से 17500 के सपोर्ट पे आ गया है, तो अभी मेरे हिसाब से 1 घंटे पर देखना चाहिए यहाँ पर हम लोग कैसे रिएक्शन देते हैं ब्रॉडर मार्केट में। मेरे हिसाब से 17500 एक क्रूशियल सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे, अगर नहीं टूटता है तो एक सिल्वर लाइनिंग जरूर है बुल्स के लिए। तो आज का एक्सपायरी प्लस आज की क्लोजिंग बहुत ही क्रूशियल हो जाती है पूरे मार्केट के सेटअप और स्ट्रक्चर के हिसाब। ओके, ऑलराइट, वो तो वॉच आउट करना ही होगा कुछ। लेकिन ये जितने भी गैस काउंटर्स होते हैं बहुत ही कंफ्यूज करते हुए हैं, क्योंकि इनमें मूवमेंट आती भी है और फिर फिजल आउट हो जाती है। आप चाहे गेल को देखें, गुजरात गैस को देखें, इनमें क्या व्यू बनाना चाहिए? अच्छी खासी अंडर परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स ने देखी है पिछले एक पूरे साल। क्या ट्रेंड कहीं रिवर्स हुआ है? क्या पोजिशनल बेट ये बन चुके हैं, अब ये बनना शुरू हो रहे हैं, या अभी भी अवॉइड है? प्रियंका, इनमें एक बहुत ही सिंपल सा एडेज है मार्केट में जो अप्लाई होता है, आई थिंक वही होना चाहिए, विच इज बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। जैसे ही न्यूज आती है हमें स्पर्ट मिलता है, लेकिन वो रैलीज फिजल आउट हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से इनमें कोई आप लॉन्ग टर्म बेट तो ले नहीं सकते। पोजिशनल बेट्स भी आप तब भी लें जब किसी तरीके की कोई इसमें बिल्डअप होता हुआ दिखे, बट अदरवाइज मेरे हिसाब से इस सेक्टर से दूर ही रहना चाहिए। वॉलेटिलिटी काफी है, रैलीज आती हैं, प्रॉमिस दिखाता है, बट फिजल आउट हो जाता है। अभी अगर मैं जैसे आईजीएल का चार्ट भी देखूं तो 444 या अदर मैं कहूं 450 के जो जोन्स हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर चुका है। अभी भी जो रैली आ रही है उसी लेवल के आसपास आके फिजल आउट होते हुए दिख रही है। सो मेरे लिए दीज आर स्टॉक्स जो न्यूज के ट्रिगर पे चलते हैं
बट अगर आपकी पोजीशन हो तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए rather than hoping for a big rally or a big breakout in any of these. It's been a while since we've seen something like that. So the entire pack is not something that I track, very actively in terms of taking, very aggressive bets. तो जैसा मैंने कहा, buy on rumor, sell on news. What you wanted to say, मयूरेश, न्यू एज स्टॉक पर क्या व्यू बनाना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीबी फिनटेक जैसे स्टॉक्स, डिलीवरीज जैसे स्टॉक्स, और इनफैक्ट नंबर्स के बाद पेटीएम में भी थोड़ा सा एक इंटरेस्ट तो दिखा था। जोमेटो को तो खैर इस टाइम काउंट करना, थोड़ा सा एडजस्टेड व्यू के साथ काउंट करना होगा, लेकिन डिलीवरी या पीबी फिनटेक, इस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? नहीं, still we are seeing it's a neutral call, प्रियंका जी. And you're absolutely right. I think Zomato जैसे स्टॉक्स के लिए जो एक adjusted टर्म यूज किया है, काफी मीम्स बनी है इसके लिए मार्केट में. बट जनरली अगर आप देखें ये सारे न्यू एज स्टॉक्स के लिए जितनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है, यू हैव टू सी स्टेबिलिटी इन अर्निंग्स कम थ्रू कंसिस्टेंटली फॉर एटलीस्ट 2 to 3 क्वार्टर्स. और जब तक ये कंसिस्टेंसी नहीं आती, आप भले कुछ भी कहें कि आई थिंक ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इतने परसेंटेज से ग्रो हो रही है, but somewhere I think that entire operating leverage gets played through in terms of EBITDA and bottom line. तो आई थिंक ये कंपनीज को भापने के लिए आई थिंक कैश फ्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज दे आर वेरी वेरी कैश हेवी या कैश बर्न बिजनेसेस व्हेन इट कम्स टू रनिंग देयर ऑपरेशंस इन जनरल. कैश फ्लो यील्ड या फ्री कैश फ्लोज बहुत स्टिकी रहते हैं सारी कंपनीज के लिए, और इसीलिए ये पैरामीटर पे जब आप वैल्यू करते हो कंपनीज कंपेयर टू दी अदर स्पेसेस, कहीं ना कहीं आई थिंक लगता है कि स्टॉक्स में जितनी एक री रेटिंग की संभावना है, इवन इफ दे हैव करेक्टेड सिग्निफिकेंटली, मुझे लगता है अभी भी टाइम लगेगा. तो हमारा कॉल अभी भी न्यूट्रल रहेगा इस सारे कंपनीज. पॉइंट वेल टेकन, अभी भी आप एक न्यूट्रल व्यू रखेंगे, लेकिन इस बीच आप मार्केट्स में देखें तो थोड़ा और फॉल बढ़ा है. आप 17,500 के नीचे है, निफ्टी पर 17,480 के पास, और बैंक निफ्टी पर भी लगभग 200 पॉइंट्स का आपको डेंट दिख रहा है. तो निफ्टी तो 17,500 से जब स्लिप हुआ है, अगर इस सपोर्ट को तोड़ने की बात हो रही थी कि ये सपोर्ट टूटेगा तो क्या डाउनसाइड और खुलेगा, अब ये हो चुका है. राहुल, 17,500 का लेवल टूट चुका है, अब क्या वॉच आउट करेंगे आप? रेंज के नीचे की खुल गई है, क्या इंडेक्स पे व्यू बन रहा है इस वक्त? इंट्राडे में लेवल जरूर टूटा है, लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए कि यहाँ पर कोई तरह की प्रॉफिट बुकिंग आती है क्या शॉर्ट्स में. 17,500 अगर मेरे हिसाब से घंटे भर भी सस्टेन हो गया तो और एक राउंड ऑफ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो हमें 17,400 तक स्लाइड करा सकता है. तो डेफिनेटली कोई ग्रेट सिग्नल तो नहीं है. शो शुरू होने के पहले भी हमने कहा था कि अगर कोई राइज आता भी है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी की तरह उसे देखें, और व्यू एकदम कारगर साबित हो रहा है. मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक एक अशोक लेलैंड में फ्रेश ब्रेक डाउन हमने स्पॉट किया है. 200 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक ने तोड़ दिया, और अभी मेरे हिसाब से 135 के लेवल्स के लिए नीचे यहाँ पर फ्रेश वीकनेस देखने को मिल सकती है. तो शॉर्टिंग में अशोक लेलैंड को शॉर्ट कीजिए, 145 का स्टॉप लॉस लगाइए. 141 का भाव अभी चल रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा फ्रेश ब्रेकडाउन यानी कि फ्रेश स्लाइड 135 के लेवल्स तक देखने को मिल सकता है. आपका क्या व्यू रहेगा? आप कहां और शॉर्टिंग प्रेशर देख रहे हैं? कुछ कुड यू मी? या बिल्कुल. देखिए, एक्चुअली जब हम शॉर्टिंग की बात कर रहे हैं तो देयर आर दी सेक्टर्स जिनमें अब तक बहुत ज्यादा, खैर वैसे तो फॉल सब में आई है, बट बहुत ज्यादा फॉल जिनमें नहीं आई है. मेरे रेडार पे एक्चुअली आईटी सेक्टर है, ऑलरेडी काफी रन अप आया है, बट इस मार्केट प्रेशर में देखिए पीपल वुड वांट टू टेक सम मनी ऑफ द टेबल. सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि आईटी में हम थोड़ा सा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढें. लुक एट समथिंग लाइक अ परसिस्टेंट, इट हैज बीन लाइक अ बीकन. अब ये अच्छा खासा अपमूव दिखा रहा था, आज मार्केट प्रेशर के चलते थोड़ा सा नीचे है. तो मेरे हिसाब से इंट्राडे में ही सही, इवन इफ इट नॉट अ पोजिशनल ट्रेड, यहाँ पे आप थोड़ी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढें, बिकॉज दिस इज वन पॉकेट जहाँ पे अब तक शॉर्टिंग नहीं हुई है. और अगर हम नास्डैक का मूव भी देखें तो कहीं ना कहीं फ्लैट हो रहा है, टॉप आउट होते हुए नजर आ रहा है. तो वो होता है तो ग्लोबल प्रेशर भी यहाँ पे प्ले आउट करेगा. सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड टू सी सम काइंड ऑफ शॉर्टिंग प्रेशर्स क्रिएटेड ऑन द आईटी स्पेस एज वेल. लेते हैं इस वक्त जब ये गिरावट बढ़ी है, हालांकि 17,500 के पास फिर से बाजार आ गया, तो वॉलेटाइल तो मूव्स हैं. तो वीक कौन कौन से स्पेसेस आते हैं? एज डिस्कस सिंस मॉर्निंग, कल से भी बात हो रही है, बजाज फाइनेंस और वीक हुआ है, और यहाँ पर आप 0.5% की गिरावट, इनफैक्ट 1% की गिरावट बजाज फाइनेंस वीक हुआ है. अपोलो हॉस्पिटल में वीकनेस बढ़ी है. आईटी पैक में आपको टेक महिंद्रा, HCL टेक, इनमें अभी भी फिलहाल आपको फ्लैट टू पॉजिटिव काम कर रहे हैं. आईटी अभी तो नहीं, लेकिन रिलायंस 0.5% गिरावट के साथ काम कर रहा है. और बड़े ड्रैगर्स कौन हो सकते हैं? बैंक्स में हल्की रिकवरी ज़रूर है, माइनर इनफैक्ट, इट शुड नॉट बी इवन सेड एज रिकवरी. ऐसे में प्रशांत आप क्या करेंगे? यहाँ क्या फर्दर शॉर्ट के मौके ढूंढेंगे या अभी वेट करेंगे? क्योंकि बाजार मौके दे भी तो सही, मौका अगर एक बार के लिए डिप आ रही है तो व्हाट भी हो रही है. इनका जो लो बना है आज का निफ्टी फ्यूचर्स फरवरी की बात है 17,485,
ये बिल्कुल फरवरी का लो है, यानी जो बजट डे का लो था। तो यहाँ पे सबसे पहले बात मैं रेकमेंड करूंगा कि अपने शॉर्ट्स बुक कर लो। फ्रेश शॉर्ट्स कहाँ करो, तो 17,465 ब्रेक हो जाए फिर से एंटर करो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस में और उसको कैरी करो विद 10-20 पॉइंट स्टॉप लॉस, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे थोड़ा बहुत इमोशनल टर्बुलेंस आएगा और जहां से शॉर्ट्स हमने रेकमेंड किए थे ऑलमोस्ट 18,000 से, वहां से ये रिवॉर्ड बहुत ही डिसेंट है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बेटर होगा। लॉन्ग में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, भले ही 100 पॉइंट 200 पॉइंट कितने भी ऊपर आए, मैं शॉर्ट्स बुक करके खुश साइड में बैठूंगा। एंड डेफिनेटली इस टोटल फॉल को जिस तरीके से रिवॉर्ड हमें मिला है मैं एंजॉय करूंगा। मार्केट में हर मूव में पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं होता है, तो मेरी ये राय होगी कि आप शॉर्ट्स बुक कर लो और फिर से अगर इंट्राडे में 17,470-65 के जोन ब्रेक होते, एटलीस्ट 15 मिनट का क्लोज उसके नीचे मिले, तब आप फ्रेश शॉर्ट्स के लिए देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ये स्ट्रैटेजी भी ठीक है। एटलीस्ट आप ये तो क्लियर है कि ये नहीं करना है, क्या करना है वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ से फर्दर लॉन्ग्स तो नहीं करने हैं, चाहे यहाँ पर आपको बाजार में एक बाउंस बैक भी दिख जाए। तो ये प्रशांत का व्यू है, ठीक है। लेकिन बैंक्स जो और वीक रहे हैं, वीक हुए हैं, उसमें इंडसइंड बैंक में अब आपको 1% की गिरावट है और जी में भी आप देख लें अगर मिड कैप स्पेस में भी, क्योंकि इनसे जुड़ी हुई एक खबर है तो वो प्ले आउट करते हुए आपको क्लियरली दिख रही है। जी एंटरटेनमेंट अब 10% गिरा हुआ है। इसी के साथ क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जितना भी रियल एस्टेट पैक हो, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस हो, उन पर भी प्रेशर लगातार माउंट हो रहा है बढ़ते ब्याज दरों का। आप उसमें क्लियरली प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स को गिरावट के साथ देख रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज वीकेंड है, गोदरेज प्रॉपर्टीज तो अब 1100 के भी नीचे हैं। कल आई थिंक राहुल, कल हम इससे भी डिस्कस कर रहे थे गोदरेज प्रॉपर्टीज को, क्या फर्दर यहाँ से और लोअर लेवल्स देख सकता है स्टॉक? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बड़ा ब्रेकडाउन है। कल के शो में हमने डिस्कस किया था, 1130 के नीचे ब्रेकडाउन कल के सेशन में आया था और मेरे हिसाब से अब इसका जो अगला टारगेट है मेरे हिसाब से 1000 रुपए तक का आता है। एक छोटा इंटरमीडिएट सपोर्ट 1050 पर जरूर है, बट मार्केट का मूड देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट भी ब्रेक होगा। तो कल अगर आपने शॉर्ट किया है हमारी राय पर, तो इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल जरूर कर ले, 1115 के आसपास का स्टॉप लॉस ट्रेडिंग रखे और मुझे लगता है कि 1050 1000 रुपए के लेवल्स नीचे में यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक बड़ा ब्रेकडाउन है, इनफैक्ट मल्टी मंथ सपोर्ट स्टॉक ने ब्रेक की है, तो इस शॉर्ट में बिल्कुल बने रहे, काफी अच्छा ग्रिप में है और कंटिन्यू कीजिए नीचे की तरफ का ट्रेड। मुझे लगता है 1000 रुपए का लेवल यहाँ पर बिल्कुल आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो दिक्कत तो है रियल एस्टेट स्टॉक्स में और गोदरेज प्रॉपर्टीज पर राहुल को भी लग रहा है कि फर्दर और डाउनसाइड आप देख सकते हैं। लेकिन इस बीच जो एक कंसर्न लगातार बना हुआ है एफएमसीजी पैक के लिए कि जो रूरल डिमांड है वो स्क्वीज होती जा रही है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और रीजन है इसीलिए शायद एसक्यूज यानी छोटे पैकेट्स की जो स्ट्रैटेजी है वो एफएमसीजी प्लेयर्स के लिए कितनी काम कर रही है, अर्बन ओवर रूरल, इसको हम डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज इसी चर्चा पर बात करने के लिए क्या छोटे पैकेट बड़ा कमाल कर सकते हैं, जिस तरह से अब कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज में भी कंपनीज प्रमोट कर रही हैं स्मॉल एसकेयूज, उसका क्या फायदा होगा और क्या स्ट्रैटेजी इस सब के पीछे है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मयंक शाह है, सीनियर कैटेगरी हेड है पार्ले से, उनसे बात करते हैं। मयंक, मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। ये बात तो हो रही है क्योंकि डिमांड सेंटिमेंट ये अभी और इस क्वार्टर का ही नहीं, लास्ट क्वार्टर में भी देखने को मिला है। पिछले कुछ समय से जो डिमांड कंट्रैक्शन, वॉल्यूम कंट्रैक्शन देखने को मिल रही है स्पेशली रूरल एरियाज से, उसके चलते कई सारी स्ट्रैटेजी प्ले की है एफएमसीजी ब्रांड्स ने। आपका इस पर सबसे पहले डिमांड को लेकर अगर हमें स्प्लिट करके देखना रूरल वर्सेस अर्बन, तो क्या व्यू बन रहा है, क्या एनालिसिस शेयर करेंगे आप? सी एफएमसीजी ब्रॉडली अगर मैं देखूं, टोटल कैटेगरी देखूं, तो तकरीबन 60% 60% जितना कंट्रीब्यूशन है वो अर्बन करता है और तकरीबन 40% या 40% जितना कंट्रीब्यूशन है वो रूरल से आता है। और ये जो है ब्रॉड एफएमसीजी मार्केट के लिए है और ये कैटेगरी बाय कैटेगरी चेंज होता है। Now, what we were just discussing about that rural has been, relatively a little painful as far as demand is concerned in last few quarters. पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर मैं देखूं तो ग्रामीण डिमांड जो है या मांग है वो कम होती हुई दिख रही थी या कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट होती हुई दिख रही थी। आई वुड नॉट से कम होती हुई, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कैटेगरीज में ग्रामीण डिमांड या रूरल जो डिमांड थी वो स्टैग्नेंट हो रही थी, वो बढ़ नहीं रही थी। लोअर सिंगल डिजिट्स 2 या 3% के आसपास डिमांड बढ़ रही थी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ रही थी, वो एक कंसर्न था। हाउएवर अगर मैं पिछले 2 महीने 3 महीने की बात करूँ, स्पेशली फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स,
तो कहीं ना कहीं जो रुझान दिख रहे हैं रूरल डिमांड के, वो रिवाइव होते हुए दिख रहे हैं, जिसके 2-3 कारण है। एक सबसे बड़ा कारण उसके अंदर ये है कि अगर हम रूरल डिमांड देखें तो वो काफी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है वहां पर। तो ये जो राबी क्रॉप है, एक्सपेक्टेड है फरवरी मार्च में जो हार्वेस्ट होगा, मार्च आइडियली मार्च अप्रैल तक जो हार्वेस्ट होगा, उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो बम्पर क्रॉप का है। तो और उसके जो दाम भी उनको मिलने वाले वो भी अच्छे खासे। अगर मैं आज मोस्ट एग्री प्रोडक्ट्स की बात करूं तो उनके भाव ऊपर है। उसका एक पॉजिटिव फॉलोआउट ये भी रहता है कि किसान के हाथ में ज्यादा लागत आती है उस क्रॉप की। तो अगर मैं एमएसपी भी देखूं, गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया हुआ है एमएसपी अगले साल के लिए, जो फैक्टर इन होना चालू हो गया है कीमतों में एग्री प्रोडक्ट्स की और उनके भाव में, तो किसान को बहुत अच्छा भाव मिलता है उससे। और क्रॉप भी बम्पर है। अगर मैं मेजर राबी क्रॉप गेहूं की बात करूं तो वो भी बम्पर है। सो आई थिंक नेट इफ आई लुक एट इट, देयर इज अ वेरी पॉजिटिव सेंटीमेंट, काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है और रिवाइवल हो रहा है एक रूरल डिमांड का। ये हमने पिछले तकरीबन 2-3 महीने में देखा हुआ। तो काफी रिलीफ की बात आप बता रहे हैं कि सेंटिमेंट सुधरता हुआ दिख रहा है, रूरल डिमांड कहीं ना कहीं रिवाइव होती दिख रही है। लेकिन एक क्वेश्चन जो इस वक्त बिकॉज एक ट्रेंड दिखा कि ब्रांड्स ने स्मॉलर पैक्स को ज्यादा इंकरेज करना शुरू कर दिया और आपकी भी स्मॉलर कैप्स, इनफैक्ट जितनी भी टोटल सेल्स का लगभग 50% पार्ट जो है वो स्मॉलर पैक्स से आता है। क्या आप इसे इंकरेज कर रहे हैं अर्बन एरियाज में? क्या ऐसा डिमांड ट्रेंड दिख रहा है स्मॉलर पैक्स का अर्बन एरियाज में भी? आप मैं ये नहीं कहूंगा इंकरेज कर रहे हैं, इंकरेज से ज्यादा ये काफी डिमांड डिमांड या कंज्यूमर डिमांड डिपेंडेंट रहता है। अगर कंज्यूमर वो पर्टिकुलर पैक मांग रहा है तो हमें वो देना पड़ता है। हालांकि नॉर्मली केस ये रहता है कि रूरल एरियाज में छोटे पैक्स ज्यादा चलते हैं, अर्बन एरिया में बिगर पैक्स ज्यादा चलते हैं। बट बिकॉज ऑफ लास्ट 1 ईयर ऑफ इन्फ्लेशन, पिछले 1 साल के अगर मैं मुद्रास्फीति दर की बात करूं, काफी ऊपर रहा है। तो हायर इन्फ्लेशन की वजह से भाव काफी सारी चीजों के बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक बड़े पैक्स जो थे वो भी काफी महंगे हुए हैं। तो ये चल के कंज्यूमर्स की एक थोड़ी टेंडेंसी रहती है दैट फॉर टाइम बीइंग दे स्विच टू स्मॉलर पैक्स, they again came they would again come back, or earlier also in past they came back to bigger packs at a later stage. मतलब एक बीच में एक ऐसा तबका आ जाता है जब शायद थोड़े वो लोग टू मेंटेन देयर हाउस होल्ड बजट्स वो छोटे पैक्स की और रुझान रखते हैं, थोड़ा उनका रहता है। पर इवेंचुअली इट्स साइक्लिक, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे कम बैक टू बिगर पैक्स। पर वो अभी हम देख रहे हैं, जैसे आपने सही बताया कि अगर मैं अर्बन एरिया में भी देखूं तो जो छोटे पैक्स है, स्पेशली 10 रुपया 20 रुपया के डिनोमिनेशन के जो पैक होते हैं उसकी ओर थोड़ा ज्यादा रुझान है कंज्यूमर्स का, वहां थोड़ी डिमांड ज्यादा दिख रही है। ओके फाइन। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली मयंक, क्योंकि प्राइस हाइक करने पड़े हैं ब्रांड्स को क्योंकि इन्फ्लेशन और उनकी मार्जिन्स हिट होने शुरू हुए थे। कमोडिटी प्राइसेस तो अभी कंट्रोल में नहीं है, हालांकि सॉफ्ट जरूर हुए थे लेकिन अभी फिर से एक आपको सॉफ्ट कमोडिटीज भी तेजी की तरफ दिख रही है। तो क्या आपको प्राइस हाइक की स्ट्रैटेजी फिर से मेंटेन करनी पड़ेगी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होगा? फिलहाल जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट इन नियर फ्यूचर, अगले 2-3 महीनों के लिए तो कोई ऐसा हमें संकेत नहीं मिल रहा है कि हमें बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल काफी भाव बढ़ गए थे, उसके बाद कंपनीज ने कुछ प्राइस हाइक्स लिए थे। पर सिंस देन, जैसे अभी आपने सही बताया कि करंटली सॉफ्ट चल रहे हैं रॉ मटेरियल प्राइसेस, अभी वापस दे हैव स्टार्टेड हार्डनिंग अप, मतलब अभी वापस बढ़ना चालू है। बट अभी भी दे आर लोअर देन द ऑल टाइम हाई व्हिच दे सॉ लास्ट ईयर। जो पिछले साल जिस तरह से भाव बढ़ा हुआ था रॉ मटेरियल का, उतना नहीं बढ़ा हुआ है अभी भी। तो आई थिंक कंपनीज जहां तक हो सके वहां तक अपने प्राइसेस मेंटेन करना चाहेगी। जैसे आपने ये भी बताया कि डिमांड पे भी उसका थोड़ा इम्पैक्ट आया हुआ है, वॉल्यूम स्पेशली डिमांड। तो ये चल के कंपनीज वुड लाइक टू रिवाइव देयर वॉल्यूम्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच करंटली आई डोंट थिंक कोई कंपनी प्राइस हाइक का सोच रही है। और ये आगे चल के हम देखेंगे तकरीबन और एक
वन मोर क्वार्टर, एक तिमाही और देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्या या किस तरह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस मूव होते हैं। अगर बहुत ज्यादा मूव हो रहे तो है, मगर जिस तरह से अभी हालात है, हमको ये नहीं लग रहा है, बिकॉज देयर इज ग्लोबल रिसेशन। तो कंजम्पशन बाकी सब जगह भी कम है, बारिंग चाइना वेयर थिंग्स आर सीइंग अप, जिसकी वजह से हम क्रूड पे भी इम्पैक्ट देख रहे हैं। पर बारिंग दैट, अगर ग्लोबली मैं बात करूं तो द ट्रेंड इज रिसेशनरी। सो उसके चल के हमें नहीं लग रहा है कि प्राइसेस या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल या ये जो है वो फिलहाल एटलीस्ट इन नियर फ्यूचर अगले 3 महीने में बढ़ेगी। तो कोई उम्मीद अभी इमीडिएट नेक्स्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स तक भी मैं बोल सकता हूँ ऐसी नहीं है कि कंपनीज कोई प्राइस हाइक ले या ऐसा कुछ करे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज समय दिया और आपने पूरी डिटेल में सारी चीज़ों को हमको बताया, इसके लिए बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं, अजय के पास चलते हैं जो सौरभ मुखर्जी से कर रहे हैं बातचीत। इस समय मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए अजय? स्टिमुलस वापस खींच रहे हैं, इवन दो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, फिस्कल खर्चा भी, फिस्कल स्टिमुलस भी वापस खींचा जा रहा है। इसके बावजूद हिंदुस्तान में और वेस्ट में इकोनॉमी शानदार प्रदर्शन दिखा रही है। तो अगर आप इंडिया में देखें, इंडिया पे फोकस करते हैं, आप बैंक का क्रेडिट ऑफटेक देखिए, आप क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग देखिए, छुट्टियों पे लोग किस प्रकार से खर्च रहे देखिए, गाड़ियों पे किस प्रकार से खर्च रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे किस मात्रा में खर्चा हो रही है देखिए। ओवरऑल जो पिक्चर है इंडिया का पर्सनल कंजम्पशन या कैपिटल गुड्स का भी शानदार पिकअप आ रहा है। ओवरऑल इकोनॉमी की हालत अच्छी है, इंडिया के मैक्रो फंडामेंटल्स ठीक ठाक जगह पे हैं। मेरे को कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो दशा दिख रही है अच्छी दिख रही है अक्रॉस आर पोर्टफोलियोज। हमारे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पोर्टफोलियोज में 20 से 25% से कॉर्पोरेट अर्निंग्स मेरे को ग्रो करते हुए दिसंबर क्वार्टर में दिखे। इसलिए मेरे को फंडामेंटल से काफी सहानुभूति मिल रही है, फंडामेंटल से मेरे को काफी तसल्ली मिल रही है कि ये मैक्रो का जो ये टेंशन है, ये फिजूल का टेंशन है अभी। बहुत बढ़िया बात बोली, लेकिन आपने एक बात पहले बहुत स्टडी की हुई है राइट, कि यूएस में जब भी रिसेशन आता है तो उसके बाद इमर्जिंग मार्केट पर्टिकुलरली भारत के लिए 1-2 साल बहुत मजबूत रहते हैं। तो वर्स्ट केस में इस साल रिसेशन आके आ जाएगा और जो भी है पहले 6 महीने में टल जाएगा। आगे उसके 6 से 12 महीने आपको भारत के लिए कैसे दिखते हैं? देखिए, अगर रिसेशन आया इस साल तो एट वन लेवल बल्ले बल्ले, अगर यूएस में रिसेशन आ गया, बिकॉज जैसे आपके बोलने से ही ऑब्वियस हो जा रहा है, अगर यूएस में रिसेशन आए तो जाहिर है फेडरल रिजर्व रेट घटाना तो छोड़ ही देगी। मेरे ख्याल से रेट बढ़ाना छोड़ ही देगी। अगर रिसेशन यूएस में आ गई तो रेट बढ़ाना फेडरल रिजर्व छोड़ ही देगी और मेरे ख्याल से रेट 1 से 2% घटा भी सकती है। तो अगर रिसेशन आ गया तो बहुत मजा आएगा, बट मेरे ख्याल से यूएस में रिसेशन इस साल संभावनाएं कम है। ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति यूएस में और इंडिया में मेरे को मजबूत लग रही है। अगर रिसेशन आए यूएस में तो रेट्स नीचे जाएंगे और तेल का भाव टूटेगा। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, लास्ट 40 वर्षों में जब यूएस में रिसेशन आया है, उसके अगले 2 साल इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल पटाखे की तरह करारा रहा है। क्या बात है, इस समय यूएस मार्केट में बड़ी अच्छी करेक्शन प्ले आउट हो रही है। एफओएमसी के मिनट्स आए जो सख्ती की तरफ दिखाते हैं। यहाँ हमारे गवर्नर साहब ने भी अपने मीटिंग के मिनट्स शेयर किए। वो कह रहे हैं डेटा डिपेंडेंट, लेकिन ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये जो करेक्टिव फेज़ है, मुझे ये पता चला है आप इसका बहुत फ़ायदा उठाते हुए एक बहुत समय से ग्लोबल इन्वेस्टिंग में कदम रखने का विचार कर रहे हैं और आप प्लान बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपके फॉलोअर्स को मैं बता दूं, सौरभ मुखर्जी के मार्सेलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर ग्लोबल इन्वेस्टिंग में भी नज़र बनाए हुए हैं और अच्छा काम यहाँ देश में करने के बाद आप ग्लोबल मार्केट्स को भी एनालाइज कर रहे हैं। इस बारे में बताइए, क्योंकि ये समय बड़ा गजब है। लोग भाग रहे हैं ग्लोबल मार्केट में एक्विटीज से और आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे आपको पता है दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे हमारी रुचि थोड़ी कम होती है। जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में निवेश करने का जो निर्णय था करीबन 15 महीने पहले हमने लिया था, और ये देखिए कि हमारे देश का जो एफ्लुएंट स्तर है, जो इंडिया का जो हाई नेटवर्क कम्युनिटी है, उनकी जो वेल्थ है इस पैमाने पे बढ़ रही थी कि सिर्फ एक स्टॉक मार्केट उनके लिए काफी नहीं था। दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली कंपनी है जिनका प्रोडक्ट्स हम सब इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट शायद हर एक दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहा है इस्तेमाल करता है। एप्पल के फोन इंडिया में काफी लोग इस्तेमाल करते हैं।
एप्पल के फोन के अंदर जो चिप्स है सारे के सारे चिप्स में ASML की लिथोग्राफी इनफैक्ट दुनिया का हर एक चिप ASML के लिथोग्राफी से बनता है। सो इस प्रकार के बाहुबली ग्लोबल फ्रेंचाइजेस, इनको हम ग्लोबल कंपाउंडर्स कहते हैं, इन पे हमने रिसर्च चालू किया करीबन 15 महीने पहले। एक टीम बनाई, विदेश से एक फंड मैनेजर आए, न्यूयॉर्क से एक फंड मैनेजर रिलोकेट हुए मार्सेलस में काम करने के लिए। उनका नाम है अरिंदम मंडल, वो हमारे साथ जुड़े जुलाई में। और फिर हमने सितंबर के महीने में अपना खुद का पैसा लगाया, मार्सेलस का स्टाफ का पैसा लगाया, गिफ्ट सिटी में ऑफिस खोला, गिफ्ट में IFSC की मदद से एक रेगुलेटरी ढांचा बनाया जिससे हम PMS ऑफर कर सकते हैं गिफ्ट सिटी के थ्रू, और ग्लोबल स्टॉक्स में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। हाँ, ये बोलना पड़ेगा थोड़ा सा किस्मत ने हमारा साथ दिया। जब हमने निवेश शुरू किया गिफ्ट में करीबन 6 महीने पहले, कुछ हद तक ये स्टॉक्स बॉटम आउट हो चुके थे, इसलिए पिछले 6 महीने में हमारी परफॉर्मेंस ग्लोबल स्टॉक्स में अच्छी रही है। बट वो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म हमारा जो सोच है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंपनीज आपको डॉलर टर्म्स में कंपाउंडिंग दे सकते हैं 15% के आसपास, जो रुपी टर्म्स में आ जाता है हाई टीन्स में 18-19% का हाई टीन्स का कंपाउंडिंग। और ये वाला जो डायनामिक है, ये ग्लोबल मेगा ट्रेंड्स की मदद से हम हिंदुस्तानी निवेशकों का वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मार्सेलस का ग्लोबल कंपाउंडर्स प्रोडक्ट कल शाम को लॉन्च किया गया। इंटरेस्टिंग। तो ग्लोबल इक्विटीज का डायरेक्शन आपको अगर 3 से 5 साल का व्यू लें, ग्लोबल कॉर्पोरेट अर्निंग्स 3 से 5 साल का व्यू लें, तो आपको पॉजिटिव ही लग रहा होगा जब आपने ये समय चुना। मैं ये जानना चाहूँगा, Q3 अर्निंग्स US में ख़त्म हो रही हैं, S&P की 75-80% कंपनीज ने आगे आने वाले क्वार्टर के लिए सॉफ्ट गाइडेंस दी है। क्या ये आप कैसे एनालाइज करते हैं? आपको इसमें कोई चिंता का विषय नहीं लग रहा? नहीं जी, नहीं लग रहा। अगर मैं ब्रॉडर पिक्चर देखूं, जाहिर है जैसे कोविड से बाहर आ रहे हैं, कुछ हद तक अभी भी वो कोविड के डायनामिक्स का ईयर ऑन ईयर एडजस्टमेंट अभी भी दिख रहा है। जैसे कोविड के दौरान 2 साल जब लोग घर में बंद रहे तो उन्होंने ज्यादा नेटफ्लिक्स के पिक्चर देखे, राइट, ज्यादा ऑनलाइन का काम किया। अब लोग ऑफिस वापस जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो जाहिर है ऑनलाइन स्पेंडिंग सॉफ्ट आ रही है। बट दैट्स नॉट बिकॉज इकोनॉमी सॉफ्ट हो गई है, बस इतना ही है कि ऑनलाइन से वो स्पेंडिंग ऑफलाइन शिफ्ट हो रही है। वो US में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी कमजोर है, इकोनॉमी कमजोर नहीं है। US की इकोनॉमी अगर देखें 3-3.5% का अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया में देखें हर महीने करीबन 1 मिलियन फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। पूरे साल में करीबन 7 से 10 मिलियन फॉर्मल सेक्टर जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। ये विशाल स्केल पे जॉब्स क्रिएशन है। सो इकोनॉमी की हालत मजबूत है। कोविड के ईयर ऑन ईयर एडजस्टमेंट से कुछ ऑप्टिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं जिससे लोग बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से परेशान हो रहे हैं। अगर हम आगे देखें, 2 बहुत बड़े एडजस्टमेंट्स आगे हमारे लिए हैं जो मेरे ख्याल से US के लिए और इंडिया के लिए बहुत पावरफुली पॉजिटिव रहेगा। पहला है चाइना के साथ जो US का जो टक्कर है वो हर वीक पे वीक और सीरियस बनता जा रहा है। री इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा सिलसिला शुरू हो गया है। US से काम चाइना वापस जा रहा है, US से काम यूरोप वापस जा रहा है। इससे यूरोप और अमेरिका में एक नई लेयर ऑफ कैपेक्स आएगी। फैक्ट्री US और यूरोप में नई बनेगी। हमारे इंडियन IT सर्विसेज कंपनीज को दबा के काम मिल रहा है। हमारे इंडियन पोर्टफोलियोज में जो इंजीनियरिंग R&D कंपनीज हैं जैसे कि टाटा एलेक्सी, जैसे कि LTTS, इनको दबा के काम मिल रहा है। तो ये री इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिलसिला US इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रहेगा। उसका हमको ग्लोबल कंपाउंडर से पैसा कमाना है। और इंडिया का जो इकोनॉमी है, US के री इंडस्ट्रियलाइजेशन से फायदा मिलेगा उसको। इंडियन फार्मा कंपनीज को फायदा मिलेगा, इंडियन स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को फायदा मिलेगा। तो हमारे इंडियन पोर्टफोलियो से हम इंडियन लेग का फायदा उठाएंगे, ग्लोबल कंपाउंडर से वेस्ट के री इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा उठाएंगे। और चाइना की जो अहमियत है वो धीरे धीरे अगले 10 साल में टूटेगी। उससे इंडिया और US का जो फायदा है, जो प्रॉफिट है, वो हम दोनों तरीके से खींचेंगे, लोकल पोर्टफोलियो से और ग्लोबल पोर्टफोलियो से। राइट। सौरभ, मुझे आप थोड़ा इंडिकेशन दें कि जो आपकी जो इंडियन पोर्टफोलियो है उसमें क्या अर्निंग एस्टिमेट्स में कोई फेरबदल हुए? क्योंकि एक फेयर ये है इस क्वार्टर के खत्म होने के बाद कि अर्निंग यूनिवर्स अभी भी शायद थोड़ा अग्रेसिवली एस्टिमेट्स को लेके चल रहा है अपने आगे आने में, भले ही वो 1-2 क्वार्टर 1 साल के लिए हो। क्या आपने अर्निंग स्केल बैक किए एस्टिमेट्स की, या जरूरत ही नहीं पड़ी आपके पोर्टफोलियो में? देखिए, हमारा जो अंदाजा रहता है, हमारे जो एस्टिमेट्स रहते हैं हमारे मॉडल्स में, कि करीबन 20 से 25% में हमारे इन्वेस्टी कंपनीज कैश फ्लो और अर्निंग्स को कंपाउंड करेंगे अक्रॉस आर पोर्टफोलियोज। अजय, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स लार्ज कैप में, राइजिंग जायंट्स मिड कैप में, लिटिल चैम्प स्मॉल कैप में और किंग्स ऑफ कैपिटल
फाइनेंशियल में अक्रॉस आवर पोर्टफोलियोज 20 से 25% क्वार्टर अपॉन क्वार्टर मेरे को अर्निंग्स परफॉर्मेंस दिख रही है। कोविड के 2-3 क्वार्टर छोड़ दूं अगर मैं, कोविड के जो पहले 2-3 धमाकेदार बहुत ही पेनफुल क्वार्टर से अगर वो छोड़ दूं, उसके इर्द गिर्द ये सारे क्वार्टर्स में 20 से 25% टॉप क्वालिटी इंडियन कंपनीज अर्निंग दिखाते रहते हैं। वो आज भी दिख रहा है। बस फर्क इतना है कि लास्ट करीबन 15 महीने में हमारा कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो का स्टॉक प्राइसेस आर डाउन अराउंड 12%, हमारा मिड कैप पोर्टफोलियो राइजिंग जायंट स्टॉक प्राइसेस आर डाउन अराउंड 22%, और हमारा स्मॉल कैप पोर्टफोलियो लिटिल चैम्प स्टॉक प्राइसेस आर अराउंड 15%। तो मेरा जो हमारे क्लाइंट्स को कहना है कि देखिए, अगर आपको दिख रहा है अर्निंग्स ऐसे जा रहे हैं और स्टॉक प्राइसेस ऐसे जा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी दिखाता है। अपॉर्चुनिटी का इंडिकेशन है, संकेत है, खतरे का संकेत नहीं है। अगर आपका अर्निंग्स क्वार्टर अपॉन क्वार्टर ऊपर जा रहा है, उदाहरण के तौर पे लीजिए HDFC बैंक, लास्ट 4 साल से अर्निंग्स कंपाउंडिंग करीबन 22% रही है, शेयर प्राइस कंपाउंडिंग केवल मात्र 5% रहा है। अगर किसी दर्शक को लग रहा है कि HDFC बैंक में कोई खतरा है, वो दूर रह सकता है। हमको तो लगता है मौका है, इसलिए हम दबा के खरीद रहे हैं HDFC बैंक। लेकिन मैं एक बात पूछूंगा आपसे कि इस बार इस क्वार्टर में कंजम्पशन रिलेटेड कंपनी ठीक है, तो आप यहाँ पे कवरेज देख पा रहे थे, आप सौरभ मुखर्जी से बातचीत कर रहे हैं, वो अपना एक व्यू पॉइंट भी रख रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये बात भी रखी कि वो यूएस के लिए भी, यूएस की बड़ी कंपनीज के लिए भी एक नया फंड वो लेके आना चाहते हैं। खैर